हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। और आपने प्रीवियस जो मैंने आपको 4 लेक्चर दिए थे इंजीनियरिंग मटेरियल्स के, वो आप सभी स्टूडेंट्स ने देख लिए होंगे। ठीक है। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना लेक्चर नंबर 5। ठीक है। इंजीनियरिंग मटेरियल कोर्स का आज मैं आपको करा रहा हूँ लेक्चर नंबर 5, जिसमें मैं बात करूंगा एक्सरे डिफ्रैक्शन के बारे में और ब्रैग्स लॉ के बारे में। ठीक है। तो चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं। वैसे तो इस टॉपिक में पढ़ने के लिए काफ़ी चीज़ें हैं, काफ़ी लंबा, खुद में ही ये काफ़ी बड़ा टॉपिक है। लेकिन आप सभी बच्चे माइंड में ज़रूर याद रखिएगा, क्योंकि हम मटेरियल इंजीनियर्स नहीं हैं, हम मटेरियल साइंटिस्ट नहीं हैं, हमको कोई रिसर्च नहीं करनी है। हमें क्या करना है, बेसिक एक आइडिया होना चाहिए कि हाँ, क्या होते हैं इंजीनियरिंग मटेरियल्स। ठीक है। कैसे कैसे उनकी प्रॉपर्टीज आपकी वेरी करती हैं, किन किन चीज़ों पर उनकी प्रॉपर्टीज डिपेंड करती हैं, और उन प्रॉपर्टीज को पता करने के क्या क्या तरीके होते हैं। केवल हमको क्या करना है, एक आइडिया लेना है। ठीक है। क्यों आइडिया लेना है? क्योंकि अगर हमारे सामने कभी ऐसी सिचुएशन आती है कि हमें मटेरियल सिलेक्ट करना पड़ जाए, तो हम उस सिचुएशन में क्या कर पाए, उसको हैंडल कर पाए और अपना सॉल्यूशन निकाल पाए। तो मैं पहले ही आपको बता दूं, इस चैप्टर में हम काफ़ी कंसाइज तरीके से चलेंगे। पहले मैंने सोचा था कि काफ़ी चीज़ें इसमें इंक्लूड करूं, लेकिन लेक्चर आपका लंबा हो जाता, बहुत बड़ा हो जाता, इसीलिए मैंने काफ़ी चीज़ों को कम करते हुए केवल उतना ही रखा है जितना हमें इसमें पढ़ना है। ठीक है। तो आज हम किसके बारे में बात करने वाले हैं? आज हम बात करेंगे एक्स-रे डिफ्रैक्शन टेक्निक के बारे में। क्यों यूज की जाती है? ये आपकी यूज की जाती है डिटर्मिनेशन ऑफ द क्रिस्टल स्ट्रक्चर। क्या केवल क्रिस्टल स्ट्रक्चर के लिए यूज की जाती है? नहीं, बाकी और भी पैरामीटर्स होते हैं जिनके लिए हम इस टेक्निक को यूज कर सकते हैं। ठीक है। आप सभी स्टूडेंट्स को याद होगा, जैसा कि मैंने आपको बताया था जब मैंने आपको लेक्चर नंबर 1 कराया था। जब मैंने आपको लेक्चर नंबर 1 कराया था, तब मैंने आपको बताया था, उसमें बताया था, आपको इम्पोर्टेंस बताया था, हिस्ट्री बताया था, सारी चीज़ें मैंने आपको बताई थी। लेकिन मैंने आपको एक ये पॉइंट भी बताया था कि पहले के ज़माने में क्या होता था। पहले के ज़माने में जो प्रॉपर्टीज़ होती थी मटेरियल की, जो प्रॉपर्टीज़ होती थी, वो केवल उनके एक्सटर्नल अपीयरेंस के बेसिस पर, ठीक है, जैसा हम देख रहे हैं उनको ऊपर से, एक्सटर्नल अपीयरेंस के बेसिस पर हम क्या करते थे, उनकी प्रॉपर्टीज़ को पता करते थे। लेकिन आज के मॉडर्न टाइम की अगर हम बात करें, तो मैंने आपको बताया था एक टेक्निक यूज़ होती है जिसका नाम है आपका क्या, एक्स-रे डिफ्रैक्शन टेक्निक। मैंने आपसे बोला था कि ये जो आपकी टेक्निक है, इसको हम आपको डिटेल में बताएंगे आगे आने वाले समय में। तो आज हमारा क्या है, इसी लेक्चर के बारे में हम आपसे बात करेंगे, एक्स-रे डिफ्रैक्शन क्यों यूज किया जाता है, आपकी मटेरियल की प्रॉपर्टीज। अगर आपसे कोई पूछता है क्यों यूज किया जाता है मटेरियल की प्रॉपर्टीज, मटेरियल की प्रॉपर्टीज को पता करने के लिए आपका ये यूज किया जाता है। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, एक्स-रे डिफ्रैक्शन पढ़ेंगे, साथ में ही पढ़ेंगे ब्रैग्स लॉ। ठीक है। ब्रैग्स लॉ क्या चीज़ है वो भी मैं बताऊंगा। चलिए आगे चलते हैं। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले हम क्या करते हैं, जान लेते हैं कि हमने प्रीवियस 4 लेक्चर्स में क्या क्या टॉपिक्स कवर किए हैं। ठीक है। जिससे कि कोई भी स्टूडेंट आपका नया आया है तो उसको आइडिया लग जाए कि अभी तक क्या क्या कवर हो चुका है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं लेक्चर नंबर 1 की। तो लेक्चर नंबर 1 में मैंने आपको बताया था कि इंजीनियरिंग मटेरियल्स की क्या इंपॉर्टेंस है हमारी लाइफ में। ठीक है। क्या इंपॉर्टेंस है मटेरियल्स के साथ, हमारी लाइफ कैसी है, जैसे कि अभी हम लाइफ अपनी जी रहे हैं, और मटेरियल्स ना होते, जैसा कि आज से 4000 से 5000 साल पहले की अगर हम बात करें, तो मटेरियल्स हमारे पास इतने अवेलेबल नहीं थे। तो उस टाइम हमारी लाइफ कैसी थी, उसके थ्रू मैंने आपको क्या बताया था, मटेरियल्स की इंपॉर्टेंस बताया था। ठीक है। दूसरा मैंने आपको बता दिया हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव, वही कि किस किस तरीके से आपका मटेरियल का एवोल्यूशन हुआ, कैसे कैसे आपका मटेरियल का एवोल्यूशन हुआ, और कैसे कैसे हम आज के एज में आए, आज के ज़माने में आए। ठीक है। पहले क्या होता था, मटेरियल्स के नाम पे आपके क्या रखे जाते थे, सिविलाइजेशन के, ह्यूमन सिविलाइजेशन के नेम रखे जाते थे, जैसे कि आपका स्टोन एज हुआ। सारी बातें मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है। केवल एक आपको एक समरी देना है, एक आपको आइडिया बताना है कि क्या क्या हम कवर कर चुके हैं। कॉपर एज आया, ठीक है, ब्रॉन्ज एज आया। आज के हम बात करें तो आज की कौन सी एज चल रही है आपकी, आज की चल रही है स्पेस एज एंड आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स एज। ठीक है। ये मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है। जिस भी स्टूडेंट को डिटेल में जानना है वो आपका लेक्चर नंबर 1 देख सकता है। इंट्रोडक्शन बताया मैंने, किस किस का आपको इंट्रोडक्शन बताया, मटेरियल साइंस का बताया, एंड आपको मैंने बताया इंजीनियरिंग मटेरियल्स का। ये दोनों मैंने आपको क्या बताए थे, इनका इंट्रोडक्शन दिया था, क्या होते हैं, क्या चीज़ें हैं, क्या क्या चीज़ें हम इनमें पढ़ते हैं। साथ ही मैंने आपको बताया था क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल्स, कि मटेरियल्स कितने कितने टाइप के होते हैं। ठीक है। एडवांस मटेरियल के बारे में बताया, बेसिक जो आपके 3 क्लासिफिकेशन थे उनके बारे में मैंने सारी बातें करी थी लेक्चर नंबर 1 में। उसके बाद हम चले थे, प्रोसीड करे थे लेक्चर नंबर 2 पे। ठीक है। सभी स्टूडेंट को मैं एक चीज दोबारा से रिवाइज करा देना चाह रहा हूँ, क्योंकि मैंने कहा था कि पूरे लेक्चर में ये आपको याद ही रखनी है। क्या थी वो फ्लो चार्ट, वो फ्लो चार्ट क्या था, सभी बच्चे मेरे साथ बोलेंगे और साथ के साथ ड्रॉ करेंगे, जिससे उनको भी याद हो जाए और माइंड में सेट हो जाए। तो फ्लो चार्ट एक बार मैं यहाँ लिख देता हूँ। क्या था आपका, प्रोसेसिंग, याद रखना, प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग पे आपकी डिपेंड करता है स्ट्रक्चर, की मटेरियल का स्ट्रक्चर कैसा आपका बन के आएगा, और स्ट्रक्चर पर डिपेंड करती है मटेरियल की प्रॉपर्टीज।
और प्रॉपर्टीज पे डिपेंड करता है मटेरियल का परफॉर्मेंस कि वो आगे आने वाले समय में जब उसको यूज किया जाएगा तो उसका परफॉर्मेंस कैसा रहेगा। तो ये सारी चीजें हम पढ़ क्यों रहे थे, ठीक है, कि हम ये इसलिए पढ़ रहे थे क्योंकि सारी की सारी चीजें किस पे हैं, इस फ्लो चार्ट पर आपकी डिपेंड कर रही है। सारी की सारी चीजें आपकी यहाँ से क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि मुझे मटेरियल चाहिए तो प्रॉपर्टीज देखनी पड़ेंगी, प्रॉपर्टीज डिपेंड कर रही है स्ट्रक्चर पे। तो इसीलिए हमने लेक्चर नंबर 2 में किसकी बात करी थी, हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर की बात करी। किसकी बात करी लेक्चर नंबर 2 में, एटॉमिक स्ट्रक्चर मैंने आपको पूरा बताया। साथ ही मैंने बताया एटॉमिक बॉन्डिंग के बारे में, कितने टाइप्स की आपकी बॉन्डिंग होती है, प्राइमरी बॉन्डिंग एंड आपकी सेकेंडरी बॉन्डिंग के बारे में मैंने आपको बताया। साथ ही में मैंने बताया आपको कि इन बॉन्डिंग के बेसिस पर आपकी मटेरियल की क्या क्या प्रॉपर्टीज होंगी, कि आयनिक बॉन्ड है तो आपकी उसकी क्या प्रॉपर्टीज होंगी, कोवेलेंट बॉन्ड है तो उसकी क्या प्रॉपर्टीज होंगी। ठीक है, ये सारी बातें हमने करी थी लेक्चर नंबर 2 में। लेक्चर नंबर 3 में फिर हम प्रोसीड करें, हमने क्या पढ़ा कि लेक्चर नंबर हमने हमने 3 में देखा कि लेक्चर नंबर 2 में हमने देख लिया था कि एटम्स के बीच में बॉन्डिंग है। फिर हमने देखा कि एटम्स जो हैं आपके, इनका अरेंजमेंट कैसा है। ठीक है, अब क्या बात हुई, अब बात आई कि एटम्स के अरेंजमेंट पे भी क्या कर रही है, मटेरियल की प्रॉपर्टीज आपकी डिपेंड कर रही हैं। बिल्कुल सही कहा सर जी। क्योंकि क्यों पढ़ रहे हैं, मैं आपको केवल एक ये बताना चाह रहा हूँ कि आपके चैप्टर या आपके जो लेक्चर हैं वो किस तरीके से एक दूसरे से लिंक हैं, कैसे कैसे हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते चलेगा और कैसे कैसे हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, तो लेक्चर नंबर 3 में हमने देखा क्रिस्टलोग्राफी के बारे में, पूरा पूरा बताया आपको कि आपका किस तरीके से आपका एटम्स का अरेंजमेंट होगा। ठीक है, पूरे अरेंजमेंट की बात करी, कितने टाइप्स के आपके सॉलिड हो सकते हैं सारी बताई। साथ में हमने आपको बताया था क्रिस्टल सिस्टम्स के बारे में, ठीक है, ब्रेविस लैटिसेस के बारे में बताया। और हमारा जो मेन जो आपका फोकस रहा था वो किस पर रहा था, क्यूबिक क्रिस्टल्स पर, कि आपके क्यूबिक क्रिस्टल्स कितने टाइप के होंगे, और उन्हीं के अंदर हम सारी चीजें बाद में क्या करने लग गए, पढ़ने लग गए, क्योंकि हमको क्या थी, सारी चीजें समझनी है। तो हमने बेसिकली फोकस किस पे किया था बच्चों, हमने फोकस किया था क्यूबिक क्रिस्टल पर। ठीक है, सारी बातें हमने इसके अंदर, इसके तहत हमने करी थी। फिर मैंने आपको बताया कि ठीक है, ये प्लेन में आपके अरेंज होंगे, आपके एटम्स किसी ना किसी प्लेन में आपके अरेंज होंगे। तो अब मैं अगर आपसे किसी प्लेन की बात करूंगा तो बताऊंगा कैसे कि मैं किस प्लेन की बात कर रहा हूँ। तो प्लेन्स को नेमिंग करने के लिए, प्लेन्स की नेमिंग करने के लिए, या मैं कहूँ प्लेन्स को डेजिग्नेट करने के लिए, हमने क्या करा, एक कॉन्सेप्ट लेकर आया मिलर इंडिसेस का। मिलर इंडिसेस जो कि मैंने आपको पूरा क्लियर करके बताया था लेक्चर नंबर 4 में। तो मैंने आपको इसमें क्या बताया आपके डायरेक्शंस के मिलर इंडिसेस कैसे निकाले जाएंगे, किसी डायरेक्शन की नेमिंग करनी है, उसे डेजिग्नेट करना है, तो आपको क्या बताना पड़ेगा, उसका मिलर इंडिसेस बताना पड़ेगा। प्लेन का मिलर इंडिसेस कैसे निकालना है, मिलर इंडिसेस दे रखे होंगे तो प्लेन कैसे बनाना है, ये सारी चीजें बताई थी। साथ में मैंने आपको बताया था लीनियर डेंसिटी का कॉन्सेप्ट, प्लेनर डेंसिटी का कॉन्सेप्ट एंड आपका वॉल्यूमेट्रिक डेंसिटी का कॉन्सेप्ट। तो यहाँ तक के जितने भी आपके टॉपिक थे ये मैं आपको कवर करा चुका हूँ। जिन भी स्टूडेंट्स ने आपके नहीं देखे हैं तो आप यहाँ पर देखेंगे, ऊपर आपका राइट हैंड कॉर्नर पर आपका क्या होगा, एक आई बटन आपको मिलेगा, वहां पर आप क्लिक करेंगे तो आपको लेक्चर नंबर 3, 1, 2, 3, 4 आपको सारे मिल जाएंगे। ठीक है, तो जिन भी स्टूडेंट्स ने नहीं देखे हैं तो मैं आपसे कहूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि सबसे पहले आप जाएं लेक्चर नंबर 1, 2, 3 और 4 देखें, जिससे आपको एक आइडिया लगे कि हाँ चीजें कैसे कैसे आगे चली, कैसे कैसे एक दूसरे से लिंक है। उसके बाद आप आज का लेक्चर देखिएगा जो कि है हमारा लेक्चर नंबर 5। ठीक है, उसके बाद आप लेक्चर नंबर 5 देखिएगा, आपको पूरा क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि हाँ, कि लेक्चर नंबर 5 में जो हम एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी एक्सरे आपका डिफ्रैक्शन पढ़ने वाले हैं, एक्सरे डिफ्रैक्शन टेक्निक जो पढ़ने वाले हैं, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक है, तो ये लेक्चर आपको समझ में आएगा जब आप पूरे चारों लेक्चर देख लेंगे, और इसकी इंपॉर्टेंस आपको अपना समझ में आएगी क्यों हम पढ़ रहे हैं एक्सरे डिफ्रैक्शन। तो जैसा कि आप चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको पूरा समरी दे दिया कि हमने प्रीवियस 4 लेक्चर्स में क्या क्या टॉपिक कवर करे हैं। काफ़ी स्टूडेंट जो आपके डायरेक्टली लेक्चर नंबर 5 देख रहे हैं उनको एक आइडिया लग गया होगा कि हाँ ये टॉपिक आपके कवर हो चुके हैं और इस तरीके से लिंक थे। और अब हम लेक्चर नंबर 5 को स्टार्ट करेंगे। तो हमारा आज का जो लेक्चर है वो क्या है बच्चों, आज का हमारा लेक्चर है एक्सरे डिफ्रैक्शन। लेक्चर नंबर 5 में मैं आपको पूरा बताऊंगा कि एक्सरे डिफ्रैक्शन की टेक्निक आपकी क्या है, और ब्रैग्स लॉ का क्या है, ब्रैग्स लॉ की क्या इंपॉर्टेंस, मतलब ब्रैग्स लॉ क्या चीज़ है। ठीक है, ये सारी चीज़ें बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं एक्सरे की। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया, यहाँ पर देख लें, जैसा कि मैंने आपको बताया, यहीं से स्टार्ट करते हैं, पूरा बताऊंगा। यहाँ से स्टार्ट करते हैं एक्सरे डिफ्रैक्शन। जैसा कि आप यहाँ टॉपिक में देख पा रहे हैं, यहाँ पर आपके पास दो टर्म है, एक है एक्सरे, ठीक है, एक है एक्सरे आपका, दूसरा है आपका डिफ्रैक्शन। ठीक है, मैंने पहले ही आपको बताया कि इस टॉपिक के अंदर अब हम बात करें कॉन्सेप्ट की, तो काफ़ी सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं आपकी। सारी चीज़ों को हमें कवर नहीं करना है, केवल हमें उतना ही चीज़ें कवर करनी है, उतनी ही जानकारी लेनी है जो कि हमारे सिलेबस में है। या ऐसा सब्जेक्ट अगर मैं बात करता हूँ इंजीनियरिंग मटेरियल्स की, ठीक है, उतना ही हम पढ़ेंगे। अगर मैं बात करता मटेरियल साइंस की, कि अगर हम आपको मटेरियल साइंस सब्जेक्ट पढ़ा रहे होते
तो हम क्या करते हैं, उन चीज़ों को और डेप्थ में ले जाते हैं, ठीक है। लेकिन हमें इतनी डेप्थ में नहीं जाना है, क्योंकि हम इंजीनियरिंग मटेरियल्स देख रहे हैं, तो हमें केवल एक आइडिया होना चाहिए कि क्या क्या चीज़ें इसमें होती हैं, ठीक है। तो एक्सरे डिफ्रैक्शन में जैसा कि आप सभी स्टूडेंट यहाँ पर देख पा रहे हैं, तो आपको सबसे पहले क्या क्या टर्म्स दिखाई दे रहे हैं। ब्रैग्स लॉ तो हम बाद में देखेंगे, ठीक है, पहले एक्सरे डिफ्रैक्शन को समझ लेते हैं। तो सभी बच्चे देखने के बाद बोल रहे हैं कि सर जी यहाँ पर हमको दो टर्म्स दिख रहे हैं, एक है एक्सरे और एक है डिफ्रैक्शन। तो सभी स्टूडेंट्स ने एक्सरे का नाम तो सुना ही हुआ है, ठीक है, ये आपने सुना हुआ है। एक्सरे का क्या चीज होती है एक्सरे, ठीक है, ये आपको आइडिया है। डिफ्रैक्शन भी आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, लेकिन मैं आपको थोड़ा थोड़ा क्लियर करा दूंगा कि एक्सरे और डिफ्रैक्शन क्या क्या चीजें हैं और ये पूरा एक्सरे डिफ्रैक्शन क्या होता है, ठीक है। तो एक्सरे से स्टार्ट करेंगे, जानेंगे पहले हम सबसे पहले एक्सरे का इंट्रोडक्शन क्या क्या है, एक्सरे कैसे, इनकी डिस्कवरी क्या चीज़ है, सारी हम एक्सरे की थोड़ी सी मैं आपको क्या दूंगा, एक आपको आइडिया दूंगा, एक व्यू दूंगा, उसके बाद हल्का सा डिफ्रैक्शन बताऊंगा और उसके बाद हम अपने क्या करेंगे, ब्रैग्स लॉ पर आपका प्रोसीड कर जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों एक्सरे से, ठीक है। एक्सरे हम एक्सरे से स्टार्ट करते हैं कि एक्सरे क्या है। जैसा कि आपको सभी को पता है, एक्सरे आपकी क्या है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ठीक है। अगर मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की बात करता हूँ, अगर मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की बात करूँ, जैसा कि आप नीचे देख सकते हैं, यहाँ पर आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम दिखाया गया है। तो आपकी एक्सरेज जो है कहाँ पर लाई करेंगी, आप सभी बच्चे यहाँ पर एक बार देखिए, ध्यान से देखिए इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को और ढूंढ कर निकालिए कि आपकी एक्सरे कहाँ लाई कर रही है। सबसे पहले आप यहाँ देखोगे तो यहाँ पर आप देखोगे रेडियो वेव्स, ठीक है, यहाँ पर रेडियो वेव्स है। लेकिन उससे पहले एक चीज ध्यान दीजिए, यहाँ पर अगर मैं लेफ्ट से राइट जाता हूँ, ठीक है, अगर आप लेफ्ट से राइट प्रोसीड कर रहे हो, तो आपकी यहाँ पर क्या है, वेवलेंथ ज्यादा है, लेफ्ट वाले उस पार्ट में आपकी क्या है, वेवलेंथ ज्यादा है, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी आपकी क्या है, फ्रीक्वेंसी आपकी कम है। अगर मैं राइट वाली बात की करता हूँ, तो यहाँ पर आप सभी बच्चे देख पा रहे होंगे, या आप ऑब्जर्वेशन करिए इसको, वेवलेंथ यहाँ पर क्या है, कम है, लेकिन यहाँ पर फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। तो इसका मतलब क्या है, जब मैं लेफ्ट से राइट की तरफ आपका चलता चला जा रहा हूँ, तो क्या हो रहा है, यानी कि लेफ्ट में मेरी सबसे, अगर मैं यहाँ देखूँ तो कौन सी है, रेडियो वेव्स। अगर मैं यहाँ देखूँ राइट में, तो मेरी कौन सी है, गामा वेव्स है। तो अगर मैं रेडियो वेव्स से गामा वेव्स की तरफ जा रहा हूँ, तो मेरी क्या हो रही है, वेवलेंथ, वेवलेंथ क्या हो रही है, डिक्रीज कर रही है आपकी, और फ्रीक्वेंसी आपकी बढ़ रही है, ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी आपकी बढ़ रही है। बहुत से बच्चे कैसे देख सकते हैं, राइट से लेफ्ट की तरफ देख सकते हैं। बहुत से बच्चे क्या करेंगे, राइट से लेफ्ट, कोई दिक्कत नहीं है, आप राइट से लेफ्ट की तरफ देखिए। जब आप राइट से लेफ्ट की तरफ देखेंगे, तो क्या होगा, आपका वेवलेंथ बढ़ेगी और आपकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, कम होगी, ठीक है। यहाँ पर आप सभी स्टूडेंट देख पा रहे हैं, ये है आपका विजिबल रीजन, ठीक है। विजिबल रीजन में आपने पढ़ा होगा विब ग्योर, ठीक है, ये आप सभी बच्चों ने पढ़ा हुआ है। तो आप हमेशा याद करते हो कि जब हम विब ग्योर पढ़ते हैं, वी से आर की तरफ जाते हैं, तो आपकी क्या होती है, वेवलेंथ बढ़ती है, ठीक है। यही देखो यहाँ पर भी देख लीजिए, जब आपका वायलेट यहाँ पर है, रेड यहाँ पर है, तो आप वायलेट से रेड की तरफ जाएंगे, तो वेवलेंथ आपकी इंक्रीज हो रही है और फ्रीक्वेंसी कम हो रही है, ठीक है। ये रीजन है आपका किसका, विजिबल, विजिबल लाइट का, ठीक है। अब इसमें मैं एक्सरे की बात करूं, तो आप यहाँ सभी स्टूडेंट देख पा रहे होंगे, ये जो रीजन आपको दिख रहा है, ये किसका है, एक्सरे का, ठीक है। यहाँ पर आप देखिए एक्सरे की आपकी फ्रीक्वेंसी काफी अच्छी खासी है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी यहाँ देखिए काफी अच्छी खासी इसकी फ्रीक्वेंसी है। इसका मतलब क्या है कि जो एक्सरे की पेनिट्रेटिंग पावर होगी, वो भी सर जी बढ़िया ही होगी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी इसकी अच्छी खासी है, तो इसकी जो पेनिट्रेटिंग पावर होगी, वो भी क्या होगी, काफी अच्छी होगी, ठीक है, गुड होगी, ठीक है। तो हम अगर एक रेंज बताएं कि किस रेंज में आपकी इसकी वेवलेंथ लाई करती है आपकी एक्सरेज की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में, तो वो आप सभी स्टूडेंट यहाँ देख पा रहे होंगे। जनरली मैंने यहाँ पर ये लिख दिया है कि आपका 0.01 से आपका 10 नैनोमीटर, ठीक है। थोड़ा ऊपर नीचे आपका क्या होता है, प्लस माइनस हो जाता है, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप सभी स्टूडेंट को क्या रखना है कि एक्सरेज आपकी क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक है। वैसे आप सभी ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पढ़ी हुई हैं, ठीक है, लेकिन मैं आपसे खुद पूछना चाहूंगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती हैं, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा, ठीक है। मैं इतनी तो उम्मीद करता हूँ कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का आपको आइडिया होगा, ठीक है। और दूसरा आप मुझे ये बताइएगा, सभी स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे ये बताइएगा, सभी बच्चों का कमेंट आना चाहिए कि एक्सरे पर आपका, क्योंकि एक्सरे आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, तो क्या एक्सरे पर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का क्या असर पड़ेगा, ठीक है, क्या असर पड़ेगा, ये दोनों बातें आप मुझे बताइएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ, ये आप मुझे थोड़ा सा कमेंट कर में बताइएगा कि एक्सरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती हैं, पहले वो बताइएगा, ठीक है। दूसरा, एक्सरे मैंने बोला कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, तो क्या एक्सरे पर इलेक्ट्रिक फील्ड का और मैग्नेटिक फील्ड का कोई असर पड़ता है या नहीं पड़ता है, वो आपको मुझे बताना है, ठीक है।
अगर नहीं पता चल पाता है तो मैं आपको अगले लेक्चर में क्लियर कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ तक आपको क्या पता चल गया, एक्सरे के बारे में एक इंट्रोडक्शन पता चल गया कि हाँ एक्सरे क्या चीज़ है और हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में कहाँ पर लाई करती हैं। फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है, वेवलेंथ इतनी ज़्यादा नहीं होती है। फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होने की वजह से क्या होता है, इनकी पेनिट्रेटिंग पावर क्या होती है, अच्छी होती है। और ये एक्सरेज आपने क्या है काफ़ी सुना भी हुआ है, और आपने एक्सरे मशीन वगैरह जब भी आप एक्सरे वगैरह कराने जाते हो तब आप इसे देखते हो, ठीक है। तो एक्सरे ऐसे तो विजिबल थोड़ा ना होती है कि आपने देखा और आपको एक्सरे दिख गई, नहीं। मेरा कहने का मतलब ये है कि हाँ एक्सरे के बारे में आपने काफ़ी कुछ सुना हुआ है, ठीक है। अब हम आपको उसकी कहानी भी सुनाएंगे कि एक्सरे की आपकी डिस्कवरी कैसे हुई, इनकी कैसे प्रोड्यूस की जाती हैं। क्योंकि हम एक्सरे डिफ्रैक्शन पढ़ रहे हैं तो आपको थोड़ा सा एक्सरे के बारे में आइडिया होना चाहिए। हम ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे कि प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उसमें हमको नहीं आना है। केवल मैं आपको क्या करूंगा, इनका इंट्रोडक्शन दूंगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, बात कर लेते हैं एक्सरे की डिस्कवरी की, ठीक है। तो एक्सरे की डिस्कवरी की मैं आपको बताऊंगा कि आपको एक्सरे की डिस्कवरी कैसे हुई, एक्सरे की खोज कैसे हुई आपकी, ठीक है। तो आप सभी स्टूडेंट को क्या करना है, कुछ नहीं करना है, केवल क्या करना है, जो मैं बोल रहा हूँ उसे बस ध्यान से सुनना है, ठीक है। केवल एक कहानी की तरह मैं आपको बताऊंगा, केवल एक कहानी है, वो केवल आपको सुन लेनी कि हाँ एक्सरे की डिस्कवरी कैसे हुई, एक्सरे का बर्थ कैसे हुआ, एक्सरे कैसे आपकी पिक्चर में आई, ये मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सभी स्टूडेंट क्या करिए, आंखें बंद कर लीजिए और इस कहानी को ध्यान से सुनिए। तो सभी स्टूडेंट ने अपनी आंखें बंद कर ली हैं और अब मैं कहानी स्टार्ट करने वाला हूँ। तो सभी स्टूडेंट ध्यान दीजिए, एक्सरे के बर्थ की जो कहानी है, एक्सरे के जो बर्थ की कहानी है, ये शुरुआत होती है आपकी 8 नवंबर 1895 की रात को, ठीक है। क्या होता है, एक आपके साइंटिस्ट हैं, आप बोल दीजिए मटेरियल इंजीनियर हैं या साइंटिस्ट रहे या आपके रिसर्चर्स रहे, एक आपके साइंटिस्ट रहे जिनका नाम था विल्हेम कोनार्ड रेंटगेन। वो क्या कर रहे थे, वो अपना क्या कर रहे थे, कैथोड रे पर एक्सपेरिमेंट किया करते थे, ठीक है। कई सालों से, कई महीनों से आपका डेली करते थे, रात में जाते थे और कैथोड रे पर आपका क्या कर देते थे, एक्सपेरिमेंट किया करते थे। एक दिन क्या हुआ, कौन सा दिन था वो आपकी रात थी 8 नवंबर 1895। 8 नवंबर 1895 की रात को क्या होता है, डेली की तरह अपने क्या करते हैं, खाना पीना खाने के बाद आपके जो रेंटगेन है वो अपने जाते हैं लेबोरेटरी में। लेबोरेटरी में एंटर करते हैं, पूरी लेबोरेटरी में अंधेरा होता है क्योंकि स्विच दबाएंगे तभी आपका लाइट जलेगी, तो अंधेरा होता है, स्विच बंद होता है। जैसे ही वो एंटर करते हैं तो क्या देखते हैं, क्योंकि उनकी लेबोरेटरी में क्या रखा हुआ है, आपका कैथोड रे ट्यूब वाला एक्सपेरिमेंट आपका पूरा सेटअप लगा हुआ है। अब 8 नवंबर 1895 की रात को खाना पीना खाने के बाद जैसे ही रेंटगेन क्या करते हैं, अपनी लेबोरेटरी के अंदर एंटर करते हैं, तो क्या देखते हैं, ठीक है, क्या देखते हैं कि उनको एक आपका क्या दिख रहा है, एक लाइट ग्लो करती हुई दिखाई दे रही है, ठीक है। अब वो लाइट क्या है, येलो ग्रीन कलर में आपका उसकी ब्लिंकिंग उनको दिखाई दे रही है, ग्लो कर रही है आपकी, ठीक है। अब क्या होता है, उनको समझ में नहीं आता कि ये लाइट क्या चीज़ है, क्या चीज़ ये ग्लो कर रही है, ठीक है। वो अपना स्विच ऑन करते हैं, लाइट जलाते हैं लेबोरेटरी की, और क्या देखते हैं कि उन्होंने अपने, क्योंकि कैथोड रे जो उनका एक्सपेरिमेंट था कैथोड रे ट्यूब वाला, ठीक है, उन्होंने क्या कर रखा था, उसको आपका पूरा ब्लैक कलर के एक पेपर से, कार्डबोर्ड से कवर कर रखा था, ठीक है। और उसी के पास में क्या रखी थी, एक आपकी सीट रखी हुई थी पेपर की, जिस पर कोटिंग हो रखी थी आपकी बेरियम प्लेटिनो साइनाइड की। अब क्या होता है कि इनको इतना तो पता था, ठीक है, क्योंकि आपके साइंटिस्ट थे, तो रेंटगेन को इतना तो पता था कि जो आपकी कैथोड रे है वो आपकी क्रिस्टल्स को ग्लो ग्लो करने के लिए यूज की जाती है। लेकिन उनके माइंड में ये था कि मैंने जब अपनी कैथोड रे वाले पूरे सेटअप को एक ब्लैक कलर के कार्डबोर्ड से कवर कर दिया, जिससे कोई भी आपकी कैथोड रे बाहर नहीं आ सकती है, कोई भी लाइट बाहर नहीं आ सकती है, तो ये जो सीट थी आपकी जिसके ऊपर कोटिंग थी बेरियम प्लेटिनोसाइनाइड की, ये कैसे चमक रही थी, ये कैसे ग्लो कर रही थी, ये उनके माइंड में आया। और इसी वजह से इनका माइंड में क्या हुई, क्यूरोसिटी उत्पन्न हुई, यानी उत्सुकता जागरूक आपकी क्या हुई, जन्मी। इन क्योंकि साइंटिस्ट हैं तो छोटी छोटी चीजों पे ध्यान देंगे, कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, इसे क्या बोलते हैं हम, साइंटिफिक टेम्परामेंट बोलते हैं, ठीक है। इसके लिए जो वर्ड यूज किया जाता है मैं बच्चों बता दूं, ये क्या होता है, साइंटिफिक टेम्परामेंट, ठीक है, साइंटिफिक टेम्परामेंट, ठीक है। और ये वर्ड हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी यूज हुआ है, ठीक है, किस में यूज है, कॉन्स्टिट्यूशन में यूज है कि हाँ हमारे अंदर क्या होना चाहिए, साइंटिफिक टेम्परामेंट वाली चीज होनी चाहिए, ठीक है। तो क्या होता है कि उनके अंदर भी, क्योंकि साइंटिस्ट है तो उनके अंदर भी एक क्यूरियोसिटी जागी कि ऐसा कैसे हुआ, ये जो सीट थी आपकी जिसके ऊपर कोटिंग थी बेरियम प्लेटिनो साइनाइड की, ये ग्लो कैसे कर रही थी, ठीक है, और येलो ग्रीन कलर की आपका फ्लोरोसेंस दिखाई दे रहा था। अब उनको ये भी पता था कि कैथोड रे ट्यूब जो, सॉरी, कैथोड रे जो है आपकी, वो आपकी किस लिए होती है, क्रिस्टल को ग्लो करने के लिए होती है। लेकिन सबसे बड़ा क्वेश्चन उनके सामने ये था कि जब मैंने अपनी इस कैथोड रे वाले सेटअप को ब्लैक कलर के पेपर से कवर कर दिया, तो ये आपकी सीट कैसे ग्लो हुई, ठीक है, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन था। अब क्या होता है,
अब क्या होता है, उन्होंने क्या लगा, उनको आइडिया लगा कि हो सकता है कि किसी भी तरीके से जो आपकी कैथोड रे है इस ब्लैक कलर के जो कार्डबोर्ड है इससे बाहर आ गई हो और उस आपकी सीट पर पड़ी हो तो वो ग्लो करने लग गई हो। ठीक है, उन्होंने सोचा क्यों ना मैं इस वाली जो आपकी जो कोटिंग वाली सीट है इसको मैं दूर रख दूं। ठीक है, जहां पर आपकी कैथोड रे नहीं पहुंच पाए, तो क्या ये दोबारा ग्लो करेगी या नहीं करेगी। उन्होंने क्या करा, उस सीट को उठा के इतनी दूरी पर ले गए, इतनी दूर रख दिया आपकी कैथोड रे वाले सेटअप से कि जहां पर आपकी कैथोड रे नहीं पहुंच पाए। ठीक है, उनकी रीच से बाहर थी। अब क्या करा, दोबारा उन्होंने देखा तो वो जो सीट थी आपकी जिस पर कोटिंग हो रखी थी वो फिर से ग्लो कर रही थी, यानी तब भी वो ग्लो कर रही थी। इसका मतलब उनको इतना तो समझ में आ गया कि कोई ना कोई चीज तो है जो इनको क्या करा रही है, इसको ग्लो करा रही है। ठीक है, उन्होंने क्या करा, सीट पहले उन्होंने आइडिया लगा कि चलो पास में है, कैथोड रे आ रही होंगी तो चमक रहा होगा। उन्होंने दूर रख दिया जहां पर कैथोड रे भी नहीं पहुंच पा रही, तब भी उनको क्या लगा कि तब भी ग्लो कर रहा है, तो उन्होंने लगा कुछ ना कुछ चीज तो है जो इसको ग्लो करा रही है। अब क्या होता है, आगे वो क्या करते हैं, आगे वो क्या करते हैं, उन्होंने सोचा अच्छा ऐसी बात है, अब यहाँ पर भी ये क्या है, कोई ना कोई ऐसी चीज है जो इतनी दूर आ रही है, इसको आपका ब्लैक कलर के कार्डबोर्ड को भी आपका पेनिट्रेट करके बाहर आ जा रही है। तो मैं ऐसा करता हूँ, इन दोनों के बीच में क्या करता हूँ, आपका कुछ ऑब्स्टेकल्स रखकर देखता हूँ। तो सबसे पहले वो क्या करते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले वो करते हैं अपनी उस कैथोड रे वाले सेटअप और आपकी जो शीट थी जिस पर कोटिंग हो रखी थी उसके बीच में एक किताब रखते हैं, एक क्या रखते हैं, बुक उठाते हैं और किताब रखते हैं, क्योंकि साइंटिस्ट हैं, उनको अब क्या है, समझ नहीं आ रहा कि है क्या चीज, ये चमक क्यों रही है। उनके माइंड में बस एक ही चीज घूम रही है कि ये चमक क्यों रही है, है क्या चीज, मुझे ये पता करना है कैसे भी। ठीक है, तो वो क्या रखते हैं, सबसे पहले किताब रख देते हैं, किताब रखते हैं तो क्या देखते हैं, तब भी उस पर आपकी क्या हो रही है, कुछ आपकी ग्लो कर रही है वो सीट। कहते हैं कि यानी कि ये जो चीज है ये किताब को भी पेनिट्रेट करके जा रही है, बुक के थ्रू भी पेनिट्रेट हो जा रही है। तो उन्होंने क्या सोचा, अच्छा ठीक है, बुक से पेनिट्रेट हो रही है, क्यों ना मैं इसके बीच में कुछ और चीज रखूं। तो उसके बाद वो क्या रखते हैं, आपका मेटल रखते हैं। क्या रखते हैं बच्चों, मेटल रखते हैं, उन्होंने मेटल ट्राई करते हैं। ठीक है, तो क्या देखते हैं कि मेटल के रखने के बाद भी वो सीट जो थी आपकी ग्लो कर रही थी, लेकिन हो सकता है आपकी कुछ ज्यादा या कम ग्लो कर रही हो। इसका मतलब उनको ये समझ में आ गया कि इसकी जो पेनिट्रेटिंग पावर है वो वेरी कर रही है। ठीक है, अगर मैं आपकी बुक रख रहा हूँ तो आपका ग्लो जो है मान लो थोड़ा ज्यादा दिख रहा है, मेटल रख रहा हूँ पर ग्लो तो कर रही है पर थोड़ा कम कर रही है। ठीक है, यानी कि आपकी इसकी पेनिट्रेटिंग पावर अच्छी है लेकिन क्या कर रही है, वेरी कर रही है। ठीक है, चीजों अगर अलग चीजों के हिसाब से वेरी करती चली आ रही है। तो वो क्या करते हैं, वो क्या करते हैं, बाकी और सारी चीजें रख रख कर देखते हैं, देखते हैं, फाइनली क्या आता है, आपका लीड रखते हैं और प्लेटिनम रखते हैं, लेड और प्लेटिनम। तो क्या देखते हैं कि लेड और प्लेटिनम रखते ही आपको कोई भी ग्लोइंग नहीं दिखाई देती है। ठीक है, और वो उनको समझ में आता है कि जो लेड और प्लेटिनम है इन्होंने क्या करा है, उस चीज को आपका रोक दिया है, उसको स्टॉप कर दिया है। ठीक है, अब उनको क्या हुआ, उन्होंने सोचा अच्छा इसकी पेनिट्रेटिंग पावर इसके पास हो रही थी, इन मेटल्स ने रोक दिया। अब उनके माइंड में एक और क्यूरियोसिटी जागती है कि क्यों ना मैं अपना कोई बॉडी पार्ट उसमें रखकर देखूं, बीच में आपका स्क्रीन के बीच में और कैथोड रे के बीच में जो आपका सेटअप था इनका, तो उससे क्या होगा। ठीक है, क्या वो पेनिट्रेट कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, क्योंकि देखो साइंटिस्ट हैं तो माइंड में चीजें तो आएंगी ही आएंगी। तो उन्होंने क्या करा, जैसे ही अपना हाथ रखा, ध्यान से सुनना बच्चों, जैसे ही उन्होंने अपना हाथ रखा आपका स्क्रीन के बीच में और आपका उस कैथोड रे वाले सेटअप के बीच में, तो क्या हुआ, उनके दिल की धड़कनें रुक गई, एकदम घबरा गए। क्या हुआ, क्योंकि जैसे ही उन्होंने हाथ रखा तो उनका जहाँ स्क्रीन दी वहां पर क्या दिखाई दी, अपने हाथ की बूंस की उनको इमेज दिखाई दी। ठीक है, उनकी शैडो दिखाई दी। उनके दिल की धड़कनें रुक जाती हैं, आंखें बाहर आ जाती हैं, दिल जोर जोर से धड़कने लग जाता है, समझ नहीं आता क्या चीज है आपका, और उनको एकदम चौंक जाते हैं, सरप्राइज हो जाते हैं क्या चीज है। ठीक है, क्या चीज है, वो एकदम चौंक जाते हैं। क्यों, क्योंकि जब पहली बार उन्होंने अपने हाथ की जो बोन्स थी, अपने हैंड की जो बोन्स थी, उनकी शैडो देखी थी, बिल्कुल आपको बोन्स दिखाई दे रही थी अपने हैंड की उनको। ठीक है, तो वो चौंक गए। अब उनको इतना तो समझ में आ गया था कि मैंने कुछ ना कुछ तो मजेदार खोज निकाला है। अब उन्होंने इतना समझ में आ गया था कि कुछ ना कुछ तो इंटरेस्टिंग चीज है, बहुत मजेदार चीज है और ये बहुत काम में आने वाली है, मैंने बहुत बढ़िया चीज खोज निकाली है, इतना इनको समझ में आ गया था। अब इनको इतना पता चला कि मैंने अच्छी चीज खोज ली है तो बाकी के लोगों में फैलेगी बातें। ठीक है, आसपास में आग की तरह फैली बातें कि भैया ऐसी ऐसी चीज खोज निकाली है। तो लोग आए उनके पास आए, उनसे इनका इंटरव्यू लिया, तो उनसे पूछा गया कि ये है क्या चीज, क्या ये इलेक्ट्रिसिटी है। तो उन्होंने कहा नहीं, पता नहीं, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, मुझे नहीं पता, आइडिया नहीं है। तो अब इंटरव्यू करने वालों ने पूछा तो ये क्या है, तो उन्होंने कहा मुझे नहीं पता ये क्या है। ठीक है, क्योंकि उनको भी कोई आइडिया नहीं था ये है क्या चीज, बिल्कुल समझ में ही नहीं आ रहा था, पर हाँ कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग चीज ये जरूर थी, इतना उनको पता चल गया था। तो क्या था, ऐसा माना क्या था कि वो तो डेली की तरह अपना एक्सपेरिमेंट करने गई थी आपके कैथोड ट्यूब पे, लेकिन आपका वो ग्लो कर रही थी सीट, तो एक्सीडेंटली क्या हुआ, आपकी कुछ ना कुछ नई चीज उन्होंने खोज निकाली।
इसका मतलब क्या था? इसका मतलब ये था कि जो आपकी डिस्कवरी थी एक्सरे की वो बाय एक्सीडेंट हुई थी आपकी, ठीक है? क्योंकि वो अपने डेली रूटीन की तरह क्या करते थे, लेबोरेटरी में काम करने जा रहे थे और 8 नवंबर 1895 की रात को क्या देखते हैं कि कोई शीट आपकी उनकी रखी हुई थी आपकी कोटिंग वाली और वो ग्लो कर रही है। वहीं से उनका पूरा खेल चालू हो जाता है किसका? एक्सरे की उत्पत्ति का। अब क्या होता है, उन्होंने इनका नाम क्या रखा? इनका नाम रखा एक्सरे, ठीक है? इन रेज़ का नाम क्या रखा उन्होंने? एक्सरे। एक्सरे इसलिए रखा था क्योंकि एक्स क्यों यूज़ करा जाता है? एक्स हम मैथमेटिक्स में बच्चों यूज़ करते हैं किसी भी अननोन के लिए। जो चीज़ हमें नहीं पता होती हम क्या कर लेते हैं? एज्यूम कर लेते हैं कि वो एक्स है। तो इनको भी नहीं पता था ये जो रे निकल रही हैं जो कि हर चीज़ से पेनिट्रेट कर जा रही हैं किसी-किसी चीज़ को छोड़कर, जैसे आपकी लेड और प्लैटिनम थे, ये इनकी मुझे नाम नहीं पता क्या चीज़ है, कौन-सी रेज़ हैं, इसलिए इन्होंने इनका नाम क्या रख दिया? ये बोल दिया कि ये एक्स-रे हैं। क्या बोल दिया? ये एक्स-रे हैं। जब से इनका नाम क्या पड़ गया? एक्स-रे, ठीक है? और आज भी ये नेम आपका चलता चला जा रहा है, एक्स-रे के ही नाम से हम इनको जानते हैं, ठीक है? उनकी डिस्कवरी के 2 महीने बाद जब एक्स-रे की डिस्कवरी कर दी रेंटगेन ने, ठीक है? उसके 2 महीने बाद इसका भरसर यू आपका क्या हुआ? बहुत भर-भर के यूज़ हुआ किसमें? मेडिकल फील्ड में, मेडिसिन वगैरह और आपका क्या था? हॉस्पिटल्स में, मेडिकल साइंस में, आपका मेडिकल फील्ड में एक्स-रे का यूज़ होने लगा, ठीक है? केवल 2 महीने बाद इसकी डिस्कवरी, एक्स-रेज़ की डिस्कवरी के केवल 2 महीने बाद आपका क्या हुआ? इनका यूज़ होने लगा। और आपका क्या हुआ? जब एक्स-रे की डिस्कवरी हुई उसके 1 साल बाद आपका क्या हुआ? बेक्वेरेल ने क्या आपका डिस्कवर किया था? रेडियो एक्टिविटी, ठीक है? बेक्वेरेल ने क्या डिस्कवर कर दिया? रेडियो एक्टिविटी। अब मैं आपको बच्चों बता दूं पहले कि रेडियो एक्टिविटी जो एक्सरे जो आपकी ये आपकी डिस्कवर की थी रेंटगेन ने, ठीक है? इनमें से भी क्या थे? रेडिएशंस निकलते थे, ठीक है? रेडिएशंस लेवल इनका बहुत हाई था। रेडिएशन लेवल क्या था? बहुत हाई था, ठीक है? अब जो हम एक्सरे आज के मॉडर्न उसमें यूज़ करते हैं, काफ़ी कंट्रोल मैनर में यूज़ करते हैं, तो रेडिएशन अभी भी निकलते हैं लेकिन आपके थोड़े कम होते हैं, लेस होते हैं, ठीक है? एज़ कंपैरिज़न जो जो आपके ओरिजिनली एक्सरे जो आपकी डिस्कवर की थी रेंटगेन ने, उसके कंपैरिजन में आज के अगर हम उनको कंपेयर करते हैं एक्सरेज़ को, तो उनके रेडिएशंस कम होते हैं। तो एक्सरेज़ की ही डिस्कवरी के लिए क्या हुआ था बच्चों? एक्सरेज़ की डिस्कवरी के लिए रेंटगेन को क्या मिला था? फिज़िक्स का पहला नोबेल प्राइज़ मिला था। ये आपका स्टैटिक जीके का क्वेश्चन हो गया, कभी ना कभी आपसे पूछा जा सकता है, कहीं भी पूछा जा सकता है, ठीक है? तो याद रखिएगा माइंड में कि जो आपका फिजिक्स का फर्स्ट नोबेल प्राइज था वो आपको किसे मिला था? आपका रेंटगेन को मिला था। किसके लिए? एक्सरे की डिस्कवरी के लिए, ठीक है? तो यहाँ तक आपको मैं उम्मीद करता हूँ पूरी कहानी समझ में आ गई होगी कि एक्सरे की डिस्कवरी कैसे हुई, कैसे रेंटगेन आपका डेली रूटीन की तरह आपका जाए गए अपने लैब में और वहाँ देखा और किस तरीके से एक्सरे की खोज उन्होंने कर दी, ठीक है? तो यहाँ तक आपको पूरी कहानी समझ में आ गई, एक्सरे क्या थी, कैसे इनका नाम एक्सरे बना पड़ा, कैसे आपकी एक्सरे की डिस्कवरी हुई, ठीक है? क्या क्या चीज़ थी, पूरी कहानी आपको समझ में आ गई होगी, क्लियर हो गई होगी और माइंड में याद भी हो गई होगी, ठीक है? अब बात कर लेते हैं कि एक्सरे प्रोड्यूस कैसे होती है। सर जी आपने ये तो बता दिया कि एक्सरे डिस्कवर कैसे हुई, ठीक है? एक्सरे की डिस्कवरी कैसे हुई, हमें सारी चीज़ें पता चल गई। अब ये एक्सरे प्रोड्यूस कैसे होंगे, ठीक है? क्योंकि हमें एक्सरे कहाँ यूज़ करनी है? एक्सरे हमें यूज़ करनी है अपने एक्सरे डिफ्रैक्शन वाली टेक्निक में, ठीक है? इसका मतलब एक्स-रे यूज़ हो रही हैं, इसका मतलब कैसे नहीं ना कैसे इनको प्रोड्यूस भी तो किया जा रहा होगा। किसी ना किसी भी तरीके से इनको प्रोड्यूस भी तो कर रहे होंगे, तभी तो हम इसको यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं अपनी टेक्निक में। तो यहाँ देख लेते हैं एक्स-रे प्रोड्यूस कैसे होती है, जिससे कि आपको क्या हो जाए, एक आइडिया लग जाए। तो सिंपल सी बात है, बहुत ईज़ी है इनको प्रोड्यूस करना, इनको जनरेट करना क्या है, बहुत ईज़ी है। ठीक है? कैसे आपके प्रोड्यूस किए जाते हैं, बस यही पॉइंट देख लीजिए, यहीं से आपको क्लियर हो जाएगा। क्या होता है हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन्स, देखिए सिंपली क्या होता है, जो हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको क्या कराया जाता है, किसी टारगेट से कोलाइड कराया जाता है। मान लीजिए ये आपका कोई टारगेट है, ठीक है? यहाँ पे मैंने एक गन रख दी, ठीक है? जिससे आपके क्या हो रहे हैं, हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं और इस टारगेट पर आपके हिट कर रहे हैं, ठीक है? एक्सरे का प्रोड्यूस कैसे कराएंगे? हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन यहाँ से आ रहे हैं दौड़ते दौड़ते मजे में, खूब बढ़िया अपनी स्पीड लेते हुए, कह रहे हैं हमसे तेज कोई नहीं दौड़ रहा, आज हम उड़कर भागेंगे, ठीक है? जाते जाते बीच में उन्हें नहीं पता होता, कि बीच में टारगेट बैठा हुआ है उनको रोकने के लिए। जैसे ही उन्हें पता चलता है कि यहाँ पर ये बैठा है, ठीक है? इससे टकराते हैं और क्या होता है, अपनी जो स्पीड है, अपनी जो एनर्जी है उसे लॉस कर देते हैं और यहाँ से जब ये इससे टकराते हैं तो क्या प्रोड्यूस होती हैं आपकी, यहाँ पर आप देखिए इस तरीके से आपकी एक्स-रे प्रोड्यूस होती हैं, ठीक है? क्या प्रोड्यूस होती हैं? एक्स-रे। तो वही लिखा हुआ है कि जब आपके इलेक्ट्रॉन किसी टारगेट से कोलाइड करते हैं तो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, इस टारगेट के अंदर जो एटम्स होंगे उनके बीच में डिस्टर्बेंसेस क्रिएट कर दिया, प्रोड्यूस कर देंगे। हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन है, एटॉमिक पार्टिकल है, एटम जो है आपका टारगेट का, उसके अंदर क्या कर देंगे, खलबली मचा देंगे, हलचल पैदा कर देंगे और जिसका रिजल्ट क्या निकलेगा, जिसका कंसिक्वेंस क्या निकल के आएगा कि आपको एक्सरे मिल जाएंगी। तो सिंपल, अगर आपको एक्सरे बनानी है किसी भी बच्चे को तो क्या करना, आपके पास ऐसा आपका सिस्टम होना चाहिए कि आप हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन निकाल पाएं और उसको किसी भी मटेरियल के साथ क्या करा देना, उसका कोलिजन करा देना, तो आपको एक्सरे मिल जाएंगी, ठीक है? कोई भी बच्चा बना सकता है जिसका भी मन करे, ठीक है? अब बात आती है क्या गैस
टारगेट की तरह काम कर सकता है? क्या लिक्विड टारगेट की तरह? हाँ, कर सकता है, ठीक है, गैस से भी, लिक्विड से भी, और आपका कोई भी सॉलिड आपका ऑब्जेक्ट होगा उससे तो हो ही जाएगा, ठीक है, उससे तो एक्सरे आपकी बनी जाएंगी, ठीक है। तो जैसा कि आता है कि क्या ग्लास से आपकी हो जाएंगी, ठीक है, ग्लास, क्या ग्लास को हम टारगेट की तरह यूज कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं बच्चों, ग्लास की तरह। और ग्लास ही यूज करा था किसने? रॉन्टगेन ने, ठीक है, रॉन्टगेन ने यूज करा था, जब उनका जो आपका कैथोड रे वाला जो उनका एक्सपेरिमेंट था उसमें ग्लास ट्यूब ही यूज करा था, और एक्सीडेंटली क्या प्रोड्यूस हो गई थी? आपकी एक्स रेज प्रोड्यूस हो गई थी, ठीक है, एक्स रेज प्रोड्यूस हो गई थी। तो एक्सरे कैसे प्रोड्यूस होंगी वो आपको समझ में आ गया। कुछ नहीं करना है, हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन आप बॉम्बार्ड करा दीजिए, उनका कोलिजन करा दीजिए किसी भी टारगेट से, तो वो क्या करेंगे? उस टारगेट के अंदर जो भी आपके एटम्स हैं उनके अंदर खलबली मचा देंगे, हलचल पैदा कर देंगे, और क्या होगा? ऐसा रिजल्ट आपको एक्सरेज मिल जाएंगी। क्या एक्सरेज का प्रोडक्शन समझ में आ गया? जी सर, बिल्कुल समझ में आ गया, क्लियर हो गया। तो सभी स्टूडेंट यहाँ देख सकते हैं अगली स्लाइड में, ये आपको जो सेटअप दिखाया गया है ये वो सेटअप है जो आपका रेंटगेन ने यूज किया था, जब अपना जो कैथोड रे वाला जो एक्सपेरिमेंट में जो इन्होंने यूज किया था, ये वो सेटअप है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सभी बच्चे, ये आपका क्या है? ग्लास, ठीक है, ये क्या मटेरियल है? ये आपका ग्लास का ही मटेरियल है, ठीक है। तो इन्हीं से आपका ये वो सेटअप है जिससे आपकी पहली बार एक्सरे आपकी क्या हुई थी? प्रोड्यूस हुई थी, पहली बार आपकी क्या हुई थी? एक्सरे इसी से निकली थी, ठीक है। ये आपका सेटअप है, यहाँ पर आप देख लीजिए कैसे निकली थी। तो यहाँ पर आपका देखिए, यहाँ पर आपको समझाया हुआ है क्या हुआ था। ये एक आपका क्या था? कैथोड था, ठीक है। यहाँ पर आपने एनोड लगा रखा था, यहाँ कैथोड था। एनोड क्यों लगाया? क्योंकि यहाँ से जो भी इलेक्ट्रॉन आपके निकलेंगे, यहाँ से जो भी इलेक्ट्रॉन निकलेंगे आपके, केवल आपको थोड़ा सा आइडिया देना है, समझाना है, उनको क्या कर सके? अट्रैक्ट करेगा। एनोड पॉजिटिव चार्ज है तो क्या होगा? ये एक्सेलरेट हो जाएंगे, इनकी स्पीड क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। अपनी स्पीड में तो निकल ही रहेंगे, लेकिन आपके एनोड की वजह से क्या हो जाएंगे? एक्सेलरेट हो जाएंगे ये इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अभी एक्सेलरेट हो गए, हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन्स हैं आपके, क्या करें? यहाँ पर आपका ये बंद है, ये जो ग्लास ट्यूब है ये बंद है, क्या हुआ? यहाँ से आए आए आए, यहाँ टकरा गए, यहाँ टकराए, यहाँ टकराए, तो यहाँ के जो आपके एटम्स हैं इस ग्लास ट्यूब के, उनके बीच में क्या कर दिया? डिस्टरबेंस क्रिएट कर दिया, और ऐसा रिजल्ट आपको क्या मिली? यहाँ पर देखिए एक्सरेज मिल गई, ठीक है। तो इसी तरीके से आपकी एक्सरेज प्रोड्यूस हुई थी। यही तो मेन खेल था। क्या था? ये पूरा सेटअप उन्होंने क्या कर रखा था? ब्लैक कलर के कार्डबोर्ड से कवर कर रखा था, जब वो अपना खाना पीना खा के 8 नवंबर की रात को 1895, 8 नवंबर 1895 की रात को जब खाना पीना खा के गए अपने लैब में, तो ये कवर था आपका। लेकिन क्या करा? यहाँ पर जो आपकी ये जो बेरियम प्लेटिनोस है, यहाँ देखिए बेरियम प्लेटिनोसाइनाइड की जो स्क्रीन थी, जो पेपर था जिस पर इसकी कोटिंग थी, वो आपकी ग्लो कर रही थी। ये कवर होने के बावजूद, कवर क्यों था? जिससे कि कैथोड रे बाहर ना आ पाए। तो इतना आइडिया तो लग गया था कि ये कैथोड रे तो नहीं है, कोई और चीज है जो आपकी यहाँ से इनसे निकल कर आ रही है, और इस सीट को, इस स्क्रीन को क्या करा रही है? ग्लो करा रही है। तो पूरा सेटअप समझ में आ गया कि उस रात क्या हुआ होगा, उस रात की कहानी क्या रही होगी, पूरी माइंड में आपके पिक्चर क्लियर हो गई होगी, और पूरी अच्छी खासी आपकी एक पिक्चर बन गई होगी। तो सभी स्टूडेंट को यहाँ पर समझ में आ गया होगा। तो इस जो ट्यूब, ये जो ट्यूब यूज करी थी इसका नाम क्या था? क्रूक्स ट्यूब। ये जो ट्यूब यूज करी थी इसका नाम क्या था? क्रूक्स ट्यूब था, ठीक है। तो पढ़ लीजिए क्या लिखा हुआ है। क्रूक्स ट्यूब यूज्ड बाय द रेंटगेन प्रोड्यूस्ड एक्सरेज व्हेन इलेक्ट्रॉन फ्लोइंग फ्रॉम इट्स कैथोड टू इट्स एनोड बॉम्बार्डेड द ग्लास ट्यूब। तो पूरा आपको सेटअप समझ में आ गया कि उस रात कैसे आपकी एक्सरे प्रोड्यूस हुई थी। आप पूरा का पूरा इमेजिन कर सकते हो, जो मैंने आपको कहानी सुनाई थी कि हाँ ऐसे ऐसे हुआ होगा, फिर इस स्क्रीन को दूर रखा होगा, तब भी आपको, और फिर स्क्रीन के बीच में यहाँ पर बुक रखी होगी, ठीक है, इस स्क्रीन के बीच में यहाँ पर बुक भी रखी होगी, फिर मेटल भी रखा होगा, फिर लास्ट में उन्होंने क्या रखा? अपना हैंड। और जब हैंड रखा तो क्या हुआ? दिल की धड़कनें रुक गई, ठीक है। क्यों? क्योंकि उन्होंने सबसे पहली बार किसी भी आदमी ने जो अपने हैंड की जो परछाई, जो बोन आपकी जो शैडो पड़ी, उसमें अपने बोन्स देखी। जब कोई पहली बार देखेगा तो दिल की धड़कनें तो आपकी रुक ही जाएंगी, आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी कहानी किसकी थी? ये सारी कहानी थी आपकी एक्सरे की। मैंने आपको पूरी क्लियर करा दी कि एक्सरे आपकी प्रोड्यूस कैसे होती हैं, ये भी मैंने बता दिया। एक्सरे की डिस्कवरी कैसे हुई, उनका बर्थ कैसे हुआ, ये भी मैंने आपको बता दिया। और एक्सरे मैंने ये भी बता दिया आपकी क्या चीज़ है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में आपकी कहाँ पर आपकी आती हैं, वो भी मैंने आपको बता दिया। तो एक्सरे से रिलेटेड अब आपको कोई डाउट नहीं रहा होगा, पूरी कहानी आपको क्लियर हो गई होगी। तो ये आप यहाँ देख सकते हैं सभी बच्चे। आज के टाइम में अगर हम बात करें मॉडर्न टाइम्स की, अगर मैं बात करता हूँ मॉडर्न टाइम्स की, तो आप इस तरीके की एक्सरे मशीन्स देखते हैं, ठीक है। 4 इमेज मैंने लगा रखी है, आप यहाँ देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपका क्या होता है? पर्सन लेट जाता है, ठीक है, और आपका एक्सरे हो जाता है। ये आपका चेस्ट वगैरह का एक्सरे करना होता है तो इस तरीके का आपका रहता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं। और ये जो फोर्थ इमेज आप यहाँ देखेंगे, इसे सेकंड बोल लीजिए, इसे थर्ड बोल लीजिए। ये फोर्थ इमेज यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कंपैरिजन दिखाया गया है आपका, किस किस का कंपैरिजन दिखाया गया है। यहाँ कंपैरिजन दिखाया गया है। ये जो आपकी फर्स्ट इमेज है ये उस टाइम की है, आज से आप कह सकते हो 200 साल पहले, आपके 150 से 200 साल पहले की ये इमेज है आपकी, ठीक है। कब की?
या आप कह लीजिए जब आपकी रेंटगेन ने 1895 में, ठीक है, जब आपकी रेंटगेन ने 1895 में, ठीक है, 1895 बोल दिए, जब आप उन्होंने डिस्कवरी की थी, तो इस टाइप की आपकी एक्सरे की हेल्प से इस टाइप की इमेज आपको मिलती थी। आज की अगर हम मॉडर्न टाइम्स की बात करते हैं, जो मशीन करते हैं, तो हमको ये मिलती है। तो आप यहाँ क्लियरिटी देख सकते हो कि कितनी आपकी क्लियरिटी है यहाँ पर, ठीक है। ये आपकी देख लीजिए, यहाँ देख लीजिए, यहाँ पर आपको कार्पल बोन्स भी दिखाई दे रही हैं, यहाँ पर आपको इतना क्लियरिटी नहीं है, ठीक है। ठीक है, आज के सिनेरियो की अगर बात करें, तो रेडिएशंस की बात करें, तो रेडिएशंस भी इतने ज़्यादा हम नहीं करने का आपके निकलते हैं, ठीक है। और क्या होता है, उनको कंट्रोल कर लेते हैं, ठीक है। काफ़ी आपकी एडवांस मशीन होती हैं ये, ठीक है। इनमें आपका रेडिएशंस ऐसा नहीं कि ना के बराबर निकलते हैं, कम निकलते हैं, ठीक है, एज कंपेरिजन टू पहले आपके रेडिएशंस निकला करते थे। तो यहाँ पर आप सभी देख पाए होंगे कि आज की एक्सरे मशीन किस किस तरीके से हैं, और यहाँ पर आप कंपेरिजन पूरा देख पाए होंगे। दूसरा मैंने आपको बताया था, क्योंकि हमारा टॉपिक क्या है, हमारा टॉपिक है एक्सरे डिफ्रैक्शन। तो एक्सरे के बारे में तो पूरा क्लियरिटी आपको मिल गई कि एक्सरे क्या चीज़ है, पूरा क्लियर हो गया। दूसरा आपका आता है डिफ्रैक्शन। तो डिफ्रैक्शन को केवल मैं आपको एक लाइन में समझा देता हूँ, ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाऊंगा, क्योंकि डिफ्रैक्शन खुद में भी काफ़ी क्या है, बहुत बड़ा टॉपिक है, ठीक है। किसमें भी क्या है, बहुत बड़ा टॉपिक है। तो डिफ्रैक्शन क्या है, इतना समझ लीजिए कि जब भी कोई आपकी लाइट लाइट वेव से समझ लेते हैं, जब भी आपकी कोई लाइट वेव मान लीजिए इस तरीके से जा रही है ये, ठीक है, लाइट वेव्स ले लेते हैं, ठीक है। लाइट वेव्स भी क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। जब भी ये लाइट वेव्स क्या करती हैं, किसी ऑब्स्टिकल से, ठीक है, टकराती है, ये क्या है, ऑब्स्टिकल। तो क्या होता है कि ये आपकी क्या कर जाती हैं, स्कैटर कर जाती हैं, ठीक है। वही फिनोमेना आपका क्या होता है, आपका डिफ्रैक्शन कहलाता है। वही फिनोमेना क्या है, आपका डिफ्रैक्शन। तो यही क्या है, आपका एक्सरे। तो एक्सरे के केस में आपका क्या होगा, एक्सरेज आएंगी किसी आपकी टारगेट से या किसी ऑब्स्टेकल से टकराएंगी, और उनका क्या हो जाएगा, स्कैटरिंग हो जाएगी, ठीक है। उनकी क्या हो जाएगी, स्कैटरिंग हो जाएगी। और भी चीजें होंगी, कुछ ट्रांसमिट कर जाएंगी, कुछ पास कर जाएंगी, कुछ स्कैटर हो जाएंगी, कुछ रिफ्लेक्ट कर जाएंगी। तो बहुत सारे आपकी केसेस बनेंगे। आपकी जो स्कैटर कर जाएंगी, उन्हीं को हम क्या बोलेंगे कि वो रेज आपकी डिफ्रैक्टेड कर गई, ठीक है। उन रेज का क्या हो गया, डिफ्रैक्शन हो गया, ठीक है। तो डिफ्रैक्शन का मतलब समझ में आ गया। डिफ्रैक्शन जैसा कि मैंने बताया आपको, खुद में ही काफी बड़ा टॉपिक है। तो जैसे अगर आपका लाइट वेव्स का डिफ्रैक्शन हो रहा है, तो आपका लाइट वेव वाला डिफ्रैक्शन हो गया। साउंड वेव्स का डिफ्रैक्शन होगा, तो आपका साउंड डिफ्रैक्शन हो जाएगा। यहाँ क्या इसका हो रहा है, एक्सरे का डिफ्रैक्शन होता है, तो आपका क्या हो गया, एक्सरे डिफ्रैक्शन हो गया, ठीक है। तो डिफ्रैक्शन भी आपके क्या होते हैं, अलग अलग टाइप के होते हैं। तो केवल इतना समझ लो क्या है, एक तरीके से स्कैटर कर जाती हैं। अब यहाँ पर मैंने कुछ रियल लाइफ ऐप के एग्जाम्पल लगा रखे हैं, जिससे कि आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ, डिफ्रैक्शन की भी अपनी कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंस है, और कैसे कैसे हमारे, अगर एक्चुअल रियल लाइफ की बात करें, एक्चुअल वर्ल्ड की बात करें, तो कौन कौन से फिनोमेना है जो आपके डिफ्रैक्शन की वजह से होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पहले इमेज में देख सकते हैं, ये आपका क्लाउड दिखाया हुआ है, ठीक है। पीछे आपका सन है। यहाँ पर देखिए, जो भी आपको यहाँ पर जो इफेक्ट दिखाई दे रहा है रेज का, वो क्या है, आपका डिफ्रैक्शन की वजह से। यहाँ पर भी क्या हुई है, जो लाइट आपकी रेज हैं, वो क्या करी हैं, आपकी स्कैटर्ड कर गई है, स्कैटर हो गई, यानी कि आपका डिफ्रैक्शन। तो ये वाला भी आपका किसकी वजह से, डिफ्रैक्शन की वजह से। सीडी में जो आपको कलरिंग दिखाई देती है, ये आपकी जो रंग बिरंगी जो आपकी कलरफुल, आपको जब आप सीडी को देखते हो, ये जो कलर्स दिखाई देते हैं, ये भी आपको किसकी वजह से होते हैं, डिफ्रैक्शन फिनोमेना की वजह से होते हैं। आपने जब भी अपने आईडी कार्ड देखे होंगे, तो उनमें क्या बना होता है, होलोग्राम बना होता है, ठीक है। होलोग्राम बना होता है, और वो क्या होता है, 2D में आपका छपा हुआ था, लेकिन जब आप उसे इधर उधर आपके थोड़ा टिल्ट इधर उधर टिल्ट करके देखते हो, तो आपको क्या देखता है, कलरफुल टाइप में आपको कुछ इमेजेस दिखाई देती हैं 3D टाइप्स में, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो, ये आपका होलोग्राम, ठीक है। तो आपको होलोग्राम वगैरह जो होते हैं, उनमें भी कौन सा आपका फिनोमेना होता है, वो भी आपके डिफ्रैक्शन की वजह से होते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपका थोड़ा कॉन्सेप्ट बताया होगा कि आपका ये होलोग्राम है, ठीक है। हम यहाँ पर देख लो किस तरीके से आपकी 3D इमेज आपकी बन जाती है, यहाँ पर आपको थोड़ा आइडिया दे रखा है। जैसे कभी कभी आपने सन देखा होगा, या आपने मून देखा होगा, तो आपने इस तरीके से चारों ओर उनके देखा होगा, ये देखा होगा, हल्की कलरिंग सी, हल्की लाइटिंग सी आपकी देखी होगी। ये जो आपको दिखाई देता है, ये भी किसकी वजह से होता है, आपका डिफ्रैक्शन की वजह से होता है। रेनबो हो गया, ठीक है। ये सारी चीजें क्या है, आपकी डिफ्रैक्शन है। प्रिज्म का आपने पढ़ा होगा बचपन में, व्हाइट लाइट आती है, ये हो जाती है आपकी विपगॉर में बदल जाती है, वो सब क्या है, आपके डिफ्रैक्शन के एग्जाम्पल हैं। किसके हैं, आपके डिफ्रैक्शन के एग्जाम्पल हैं। क्या सभी स्टूडेंट को डिफ्रैक्शन का फील आया है कि हाँ, डिफ्रैक्शन क्या था। एक्सरे का फील आया कि कैसे एक्सरे प्रोड्यूस हुई थी, कैसे एक्सरे की डिस्कवरी हुई। डिफ्रैक्शन भी समझ में आ गया, अब आपको इतना क्लियर हो गया, एक्सरे ये होता है, डिफ्रैक्शन ये होता है। यानी कि हमारे टॉपिक में क्या होगा बच्चों, कि एक्स रेज आएंगी, और उनका क्या हो जाएगा, डिफ्रैक्शन होगा। डिफ्रैक्शन माइंड में क्या आना चाहिए, कि किसी ऑब्स्टेकल से टकराएंगी, तो उनकी क्या हो जाएगी, स्कैटरिंग हो जाएगी। इतना केवल एक सिंपल सा पॉइंट आप माइंड में याद रखिए, ठीक है। वैसे मैंने आपको बता दिया, डिफ्रैक्शन खुद में ही बहुत बड़ा आपका क्या है, एक टॉपिक है। केवल सिंपल लैंग्वेज में इतना समझ लीजिए कि एक्सरेज आएंगी, किसी ऑब्स्टिकल से टकराएंगी, और स्कैटर हो जाएंगी, यानी कि एक्सरे डिफ्रैक्शन। क्लियर हो गया टॉपिक का नेम पूरा आपको। जी हाँ सर, पूरा का पूरा हमको क्लियर हो गया। चलिए आगे चलते हैं, आगे क्या है।
अब बात कर लेते हैं इसकी कि अगर आपकी एक्सरे जो है किसी भी आपके मटेरियल से या किसी भी ऑब्स्टेकल से या किसी भी स्पेसिमेन से टकराएंगी तो क्या क्या आपके केस बनेगा, क्या क्या आपकी चीजें होंगी। तो यहाँ पर देख लीजिए एक फ्लो चार्ट आपका बना हुआ है। यहाँ पर आपकी एक्सरे है, एक्सरे आपकी आ रही है, यहाँ पर आपका स्पेसिमेन रखा हुआ है। अब क्या होता है, एक्सरे स्पेसिमेन से टकराई, ठीक है, तो कुछ आपकी एब्जॉर्ब हो जाएंगी, कुछ ना कुछ आपका, कुछ आपकी रिफ्लेक्ट हो जाएंगी, कुछ पास कर जाएंगी, वो सारी चीजें देखेंगे। कुछ एब्जॉर्ब हो गई, वो क्या कर देंगी, हीट प्रोड्यूस कर देंगी, ठीक है। एक्सरेज आई, उनमें से कुछ क्या हो गई, आपकी एब्जॉर्ब हो गई, उन्होंने प्रोड्यूस कर दी हीट। चलिए सर ठीक है, ये तो समझ में आ गया, आगे चलते हैं, आगे क्या क्या कहानी होगी। दूसरा क्या होगा, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया आपका एक्सरे यहाँ से आ रही हैं, किसी स्पेसिमेन से टकरा रही हैं, तो ये एक्सरे भी तो यहाँ के जो एटम्स होंगे इसके, उनको डिस्टर्ब करेंगी, उनमें भी डिस्टर्बेंस क्रिएट करेंगी। तो क्या होगा, यहाँ से आपके कुछ इलेक्ट्रॉन्स भी बाहर आपके एक्साइट होकर ये भी आ रही हैं, तो अपने साथ कुछ एनर्जी लेके आ रही हैं। तो ये क्या करेंगी, यहाँ से भी कुछ इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाल देंगी। तो कुछ आपके क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे, कुछ इलेक्ट्रॉन्स आपके बाहर निकलेंगे, ठीक है। यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे इसमें भी आपके क्या होते हैं, एक कॉम्पटन रिकॉइल होता है, एक आपका क्या होता है, फोटो इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट आ जाता है एक्सरेज में कॉम्पटन इफेक्ट। आपने शायद नाम सुना हो या ना सुना हो, लेकिन एक क्या होता है, कॉम्पटन इफेक्ट, ठीक है। एक्सरेज में वो आपका यही होता है, इलेक्ट्रॉन्स आपके निकलते हैं, ठीक है, और वहां पर जो इफेक्ट आता है वो कौन सा आता है, उस इफेक्ट को नाम दिया गया कॉम्पटन इफेक्ट। कॉम्पटन क्या है, साइंटिस्ट का नाम होगा, ठीक है। तो एक आपका केस क्या बना, इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, ये वाली कहानी आपकी अलग चलेगी, ठीक है। ये अलग कॉन्सेप्ट है पूरा, कॉम्पटन इफेक्ट क्या होता है, कैसे होता है, कैसे कैसे वेवलेंथ में जो इलेक्ट्रॉन आपका आया है, जो इलेक्ट्रॉन आपका निकला है, कैसे कैसे वेवलेंथ में वेरिएशन आएगा, वो सारी हम बात किस में करते हैं, कॉम्पटन इफेक्ट में बात करते हैं, ठीक है। कभी मन हुआ तो इस पर आपके लिए एक सेपरेट लेक्चर हम ले आएंगे, ठीक है, लेकिन वो हम इंजीनियरिंग मटेरियल्स में नहीं डालेंगे, ठीक है। वो आपके लिए अलग से आपको सीखना है तो उसके लिए हम ले आएंगे, ठीक है। दूसरा केस क्या होगा, एक होती है आपकी फ्लोरेसेंट एक्सरे, एक आपकी होती है स्कैटर्ड। कुछ आपकी क्या कर जाएंगी, स्कैटर हो जाएंगी, कुछ आपकी फ्लोरेसेंट, जो आपकी एक्सरेज जो आपकी होती है ना, जो हमारे एक्सरे में यूज होते हैं, जो एक्सरे में जो हमारा जैसे हम बॉडी पार्ट्स का जो एक्सरे करते हैं उसमें ये वाली होती हैं, ठीक है, ठीक है, ये हो गई। कुछ आपकी क्या कर जाएंगी, स्कैटर कर जाएंगी। एक आपकी कहाँ चलेगी, इलेक्ट्रॉन में आपकी रिकॉइल करा, इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। एक हमने एक्सरे जो फ्लोरेसेंट एक्सरे होता है उसमें यूज हो गई। कुछ आपकी क्या करें, स्कैटर कर गई। अब ये जो स्कैटर्ड आपकी जो है, क्योंकि मैंने बताया क्या बताया, एक्सरे आएंगी किसी ऑब्स्टेकल से, क्या करेंगे, टकराएंगी, तो स्कैटर होंगी। दो कंडीशन आपकी ये हो गई, एक हो गई स्कैटर वाली। जो स्कैटर वाली कंडीशन है, इसका इतना तो समझ में आ गया, स्कैटर हुई यानी कि डिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन बिल्कुल सही कह रहे हैं सर जी। स्कैटरिंग यानी डिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन यानी एक्सरे आई, स्कैटर करें ऑब्स्टेकल से टकराने के बाद, यानी कि एक्सरे डिफ्रैक्शन यहीं से होगा। तो एक्सरे डिफ्रैक्शन कहाँ से होगा, यहीं से निकलेगा, इतना तो हमको आइडिया लग गया। अब ये स्कैटर्ड एक्सरे क्या होती हैं, इनमें भी दो टाइप की आपकी बन जाती है, एक होती है कोहेरेंट, कोहेरेंट, एक होती हैं आपके इनकोहेरेंट, ठीक है, एक होती है इनकोहेरेंट। ये जो कोहेरेंट वाली जो होती हैं आपकी, ठीक है, ये जो कोहेरेंट वाली होती हैं, ये क्या होती हैं, इन्हीं की वजह से आपका क्या होता है, एक्सरे डिफ्रैक्शन, ठीक है, यही आपकी कंट्रीब्यूट करती है किसमें, एक्सरे डिफ्रैक्शन में, कोहेरेंट वाली, ठीक है। दूसरी आपकी क्या होती है, आपकी ये हो गई फ्लोरेसेंट, स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन, और आपकी क्या होगी, कुछ ट्रांसमिट कर जाएंगी। ये देखो ट्रांसमिटेड रे आपकी ये जा रही रेड कलर से, कुछ आपकी क्या कर जाएंगी, ट्रांसमिट कर जाएंगी, डायरेक्ट आपकी क्या करेंगी, आर पार निकल जाएंगी उस मटेरियल से, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो आपको इतना समझ आ गया, एक्सरे जब किसी ऑब्स्टेकल पर आपकी टकराएंगी तो क्या होगा, ये कंडीशन होंगी जिसमें जो आपकी स्कैटर्ड है, स्कैटर्ड में भी जो कोहेरेंट है, उनमें क्या होगा, वो जो कोहेरेंट वाली स्कैटर्ड रेज जो होंगी, एक्सरेज जो होंगी, वो आपकी कंट्रीब्यूट करेंगी किसमें, एक्सरे डिफ्रैक्शन में। वही इंपॉर्टेंट है, उन्हीं की वजह से हम क्या करते हैं, इन्हीं रेज की वजह से हम क्या करते हैं, मटेरियल की प्रॉपर्टीज पता कर पाते हैं, ठीक है। यही इन्हीं रेज की वजह से हम क्या कर पाते हैं, जो स्कैटर्ड है, कोहेरेंटली स्कैटर्ड जो है, उन्हीं की वजह से हम मटेरियल की प्रॉपर्टीज आपकी क्या कर पाते हैं, पता कर पाते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, पूरा आपको समझ में आ गया कि एक्सेस का मैटर के साथ आपका इंटरेक्शन होगा तो क्या क्या आपकी सिचुएशन आपकी आएंगी, ये आपको पूरा क्लियर हो गया। और ये भी समझ में आ गया कि कुछ रेज कहाँ जाएंगी, कुछ हीट में चली जाएंगी, कुछ इलेक्ट्रॉन निकलवा देंगी, कुछ फ्लोरेसेंट बन जाएंगी, कुछ स्कैटर्ड होंगी। स्कैटर्ड भी दो टाइप की होंगी, एक कोहेरेंट, एक इनकोहेरेंट, ठीक है, ठीक है। जो कोहेरेंट और इनकोहेरेंट आपको डाउट आ रहा हो तो आपने वैसे पढ़ा होगा 12th क्लास में, कोहेरेंट सोर्सेज पढ़े होंगे और आपने इनकोहेरेंट सोर्सेज पढ़े होंगे, ठीक है। सारी कहानी किसकी होती है, आपकी फेज की। थोड़ा सा मैं आपको आइडिया भी दे दूंगा, जब आपको ब्रैक्स लॉ से पहले कुछ मैं पढ़ाऊंगा तब आपको पता चल जाएगा फेज क्या होता है, ठीक है। जहाँ फेज सेम होते हैं
उनको ही बोल देते हैं कोहेरेंट सोर्स, ठीक है। जहाँ फेज अलग होते हैं उनको क्या बोलते हैं, इनकोहेरेंट सोर्स। थोड़ा सा आइडिया दे दिया है जैसे कि आपको कंफ्यूजन ना हो कि कोहेरेंट और इनकोहेरेंट का मतलब क्या है, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। इतना आपको समझ में आ गया कौन सी रेज आपकी कंट्रीब्यूट करेंगी एक्स रे डिफ्रैक्शन में। उन्हीं रेज को हम यूज करते हैं किसके लिए, मटेरियल की प्रॉपर्टीज का पता करने के लिए। चलिए सर आगे चलते हैं। अब क्या है, क्योंकि मेरे को आपको पढ़ाना है, मैं आपको बता दूं क्या एक्सरे डिफ्रैक्शन समझ में आ गया क्या चीज है। ये पूरा मैंने अभी आपको ऊपर क्लियर करा दिया, ठीक है। अब आपका एक ब्रेक्स लॉ बचता है, ठीक है, जिसमें क्या होगा कुछ चीजें आपकी, जब मैं इसका डेरिवेशन आपको कराऊंगा, इसको जब मैं आपको समझाऊंगा तो कुछ चीजें इसमें टर्म्स आएंगे, ये कुछ टर्म्स इसमें आएंगे आपके, कुछ चीजें आएंगी, तो वो आपकी जब आए और आपको कंफ्यूजन ना हो, इसीलिए उन चीजों को हम क्या करना है अब क्लियर कर लेना है, पहले क्लियर कर लेना है, ठीक है। तो उसमें एक टर्म आएगा आपका किसका, इंटरप्लेनर डिस्टेंसिंग का। तो उस टर्म को हम यहाँ पर क्लियर कर लेते हैं कि क्या है आपका इंटरप्लेनर डिस्टेंसिंग, जिससे कि जब हम डेरिवेशन करें तो वहां पर आपको डाउट ना आए, वहां पर आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं, इंटरप्लेनर डिस्टेंसिंग क्या है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने अपनी राइटिंग में एक इमेज लगा रखा है, केवल इसका डेफिनेशन समझ लीजिए, एक आइडिया ले लीजिए क्या है आपका इंटरप्लेनर डिस्टेंसिंग। तो इतना समझ लीजिए, पहले डेफिनेशन आपको पढ़ा देता हूँ बोलकर, फिर आपको मैं समझा देता हूँ। तो इसको रिप्रेजेंट कैसे कर रहे हैं, डी एच के एल से, डी एच के एल से, ठीक है। एच के एल देखकर कुछ ना कुछ तो याद आ रहा होगा, कुछ कुछ हमने चैप्टर नंबर 4 में पढ़ा था सर जी, जब आपने मिलर इंडिसेस जब हमको पढ़ाए थे, तब ये एच के एल हमें पिक्चर में दिखाई दिए थे। क्या ये वही एच के एल हैं सर जी, जैसा हमारे माइंड में आ रहा है। तो हाँ बच्चों, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, ये वही एच के एल है। तो अब आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि मिलर इंडिसेस मैंने आपको पहले क्यों पढ़ाया, ठीक है। मिलर इंडिसेस मैंने आपको क्यों पढ़ाया, क्योंकि उनका यूज यहाँ आपका एक्स-रे डिफ्रैक्शन में, या फिर मैं कहूँ ब्रैग्स लॉ में आपका हो रहा है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं मिलर, जो एच के एल की कहानी समझ में आ गई। अब डी एच के एल, डी एच के एल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम अपने इंटरप्लेनर स्पेसिंग को। क्या है पढ़ के देखिए, इंटरप्लेनर स्पेसिंग बिटवीन सक्सेसिव एच के एल प्लेन्स, ठीक है। जो आपके सक्सेसिव एच के एल प्लेन्स हैं उनके बीच में जो आपकी क्या है डिस्टेंसिंग है, उनके बीच में जो स्पेस है आपकी, वही आपका क्या है इंटरप्लेनर स्पेसिंग। कहने का मतलब ये है सर जी, कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए एक प्लेन आपका ये है, ठीक है, दूसरा प्लेन आपका ये है, मान लीजिए इनके बीच में जो आपकी डिस्टेंस है मान लीजिए डी, ठीक है, वो आपकी क्या होगी इंटरप्लेनर डिस्टेंसिंग कहलाई जाएगी, ठीक है। ये दोनों मैंने क्या करे हैं, पैरेलल प्लेट्स लिए हैं, बिल्कुल सही कहा सर जी, पैरेलल प्लेट्स लग रहे, पैरेलल प्लेन्स लग रहे हैं आपके, प्लेट्स नहीं आपकी प्लेन्स, सॉरी प्लेन्स हैं, ये क्या है पैरेलल प्लेन्स हैं। इसका मतलब पैरेलल से कुछ समझ में आ रहा है, हाँ सर जी माइंड में आता रहा है, क्या ये एक ही फैमिली के होंगे, बिल्कुल ठीक कहा, क्या ये एक ही फैमिली को, हाँ ये एक ही फैमिली के होंगे, ठीक है। ये भी एक ही फैमिली के, अगर ये मैं 110 की बात कर रहा हूँ तो ये प्लेन भी आपका 110 वाले मिलर इंडिसेस को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। देखो मिलर इंडिसेस से कंफ्यूज मत होना, मैं आपको पहले बता दूं, यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, मिलर इंडिसेस आपके ये नहीं कि किसी पर्टिकुलर प्लेन की नेमिंग कर दी तो उसी प्लेन को दिखाएंगे। मिलर इंडिसेस मेरे को बस इतना बताता है कि जो मेरा प्लेन है उसका ओरिएंटेशन कैसा है, ठीक है, किस ओरिएंटेशन को वो रिप्रेजेंट कर रहा है, वो मुझे पता चल जाता है मिलर इंडिसेस से, केवल इतना पता चलता है। क्यों, क्योंकि जो आपके पैरेलल प्लेन्स होंगे वो एक ही फैमिली में आएंगे, उनके मिलर इंडिसेस एक जैसे होंगे। तो ऐसा नहीं कि एक मिलर इंडिसेस केवल एक पर्टिकुलर प्लेन का होगा, नहीं, उसके पैरेलल जो होंगे वो भी मिलर इंडिसेस उनके भी वही होंगे, केवल क्या होगा उनके ओरिएंटेशन सेम होंगे। तो किसको रिप्रेजेंट करता है, प्लेन के ओरिएंटेशन को, कैसे आपका ओरिएंटेड है प्लेन, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने क्या बनाए थे आपके मिलर इंडिसेस, ठीक है। ये डाउट निकाल देना कि ये मिलर इंडिसेस है तो केवल एक ही प्लेन का ये मिलर इंडिसेस होगा, नहीं, आपके क्या होते हैं केवल ओरिएंटेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। डाउट क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो क्या है एक ही फैमिली के हैं, तो क्या कह रहा है कि इन दोनों के बीच में जो आपकी स्पेसिंग है, जो आपकी जगह है, जो आपकी दूरी है, वही क्या है इंटरप्लेनर स्पेसिंग। सिंपल है, समझ में आ गया। दूसरा आपका देखो ये लिखा हुआ है डिस्टेंस बिटवीन द ओरिजिन एंड द नियरेस्ट प्लेन, ठीक है। अगर मान लीजिए मैंने कोई यूनिट सेल बनाया आपका, अगर मैं किसी प्लेन की बात कर रहा हूँ, मान लीजिए ये प्लेन ले रहा हूँ और पीछे वाला मैंने ओरिजिन ले रखा है, तो इसकी ओरिजिन से कितनी दूरी है वो आपका आ जाएगा, क्या वो क्या होगी आपकी इंटरप्लेनर स्पेसिंग, ठीक है। अगर किसी पर्टिकुलर प्लेन की मैं बात कर रहा हूँ कि इस प्लेन की क्या दूरी है, तो मुझे क्या करना है ओरिजिन से लूंगा, ठीक है। कोई दो प्लेन दे रखे होंगे तो उनके बीच का डिस्टेंस ले लूंगा, वो सारी चीजें क्या है आपकी
इंटरप्लेनर स्पेसिंग है, ठीक है। इंटरप्लेनर डिस्टेंसिंग भी बोल सकते हो। सिंपल लैंग्वेज में क्या याद कर लीजिए सर जी, अगर सिंपल लैंग्वेज है तो सिंपल लैंग्वेज में याद कर लीजिए कोई भी दो प्लेन के बीच की जो दूरी है वो आपकी DHKL है, यानी कि इंटरप्लेनर स्पेसिंग है, इंटरप्लेनर डिस्टेंसिंग है। केवल आपको यहाँ पर जो याद रखना है बच्चों, वो केवल क्या याद रखना है, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया सारी की सारी चीजें हम पढ़ रहे हैं किसके लिए, क्यूबिक क्रिस्टल के लिए। किसके लिए, क्यूबिक क्रिस्टल। क्यूबिक पर ध्यान दीजिए, क्यूबिक मतलब उसके जो लेटेस्ट पैरामीटर A B C हैं वो तीनों के तीनों क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक है। तो सारा फोकस हमारा किस पर रहेगा, क्यूबिक, क्योंकि सारी चीजें क्यूबिक में क्या पढ़ना आसान होता है, ठीक है। और बाकी ऐसा नहीं टेट्रागोनल इनके लिए नहीं होता, नहीं इनके लिए भी होता है, लेकिन उनमें क्या है कि आपका थोड़ी डिफिकल्टी बढ़ जाती है चीज़ों को समझने में। तो चीज़ों को इजी बनाने के लिए हम क्या करते हैं, क्यूबिक का सहारा लेते हैं, क्यूबिक को आइडियल मान के हम क्या कर लेते हैं, सारी चीज़ों को पढ़ते हैं। तो टेट्रागोनल में यहाँ लिख रखा है। अब क्या होता है, जनरल जो आपका टर्म होता है कि DHKL निकाला कैसे जाएगा, तो जनरल आपका ये फॉर्मूला मैंने यहाँ पर लिख दिया है, इसे आप लर्न कर सकते हैं। 1/DHKL का स्क्वायर इक्वल टू H² / A² + K² / B² + L² / C²। ये HKL क्या थे, ये HKL आपके क्या थे, वही हैं जो आपके प्लेन के अंदर जो लिखे हुए होते हैं, ठीक है। ये आपका H था, ये आपका K था, ये क्या था, L था, ठीक है। तो आपको क्या होगा, कोई ना कोई प्लेन दे रखा होगा, उससे आप क्या कर सकते हो, डी आप निकाल सकते हो, इंटरप्लेनर स्पेसिंग निकाल सकते हो। लेकिन हमें किसका पढ़ना है, हमें पढ़ना है सर जी क्यूबिक का। हमें किसका पढ़ना है, हमको पढ़ना है क्यूबिक का। तो क्यूबिक के केस में A = B = C हो जाएगा। ऊपर वाले फॉर्मूले में मैंने ये रख दिया, तो मेरा फॉर्मूला ये निकल के आया। ये फॉर्मूला आपको क्या कर लेना है, लर्न कर लेना है। क्यों करना है सर जी लर्न, क्योंकि जितने भी आपके न्यूमेरिकल आएंगे उनमें ये फॉर्मूला आपको यूज करना है, क्योंकि सारे कर्व्स के ऊपर आएंगे आपके क्यूबिक क्रिस्टल के ऊपर। तो ये फॉर्मूला आप याद कर लीजिए कि DHKL फॉर अ क्यूबिक सिस्टम जो आपका होगा, क्यूबिक क्रिस्टल के लिए जो आपका होगा वो क्या होगा, DHKL = A/1 में H² + K² + L², ठीक है। क्यों बताया, ये इसलिए बताया क्योंकि आगे जब हम आपको कराएंगे तो उसमें ये यूज होगा, ठीक है। तो इंटरप्लेनर स्पेसिंग, इंटरप्लेन डिस्टेंसिंग आपको क्लियर हो गया। क्या फॉर्मूला होता है, कैसे निकाला जाएगा, ये भी आप सभी स्टूडेंट को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। क्या किसी भी स्टूडेंट को यहाँ तक कोई डाउट है, किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट बिल्कुल नहीं होगा और होना भी नहीं चाहिए। अगर आता है तो डाउट आप पूछ लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ तक सभी बच्चे बोल रहे हैं कि सर जी यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, पूरा क्लियर हो गया। चलिए आगे चलते हैं। अब आगे क्या है, आगे देख लीजिए, मैंने वही लगा रखा है आपका, जो अभी मैंने आपको पूरा बताया था कि एक्सरे जब आपकी किसी मैटर से आपकी इंटरेक्ट करेंगी तो क्या क्या कहानी बनेगी, उसको मैंने थोड़ा सा यहाँ पर आपका दिखा दिया है। ये आपकी इंसिडेंट बीम है एक्सरे की, ये आपका सैंपल है। तो कुछ ट्रांसमिट हो जाएंगी, कुछ डिफ्रैक्टेड होंगी, ठीक है, लेकिन वो कौन सी होंगी, इनकोहेरेंट वाली होंगी। और कुछ दूसरी डिफ्रैक्टेड बीम होंगी आपकी, डिफ्रैक्टेड मतलब स्कैटर्ड वाली। तो आपको अब क्या होगा, जहाँ पे भी ये वर्ड आएंगे ना, आपको वर्ड के अपने आप मीनिंग पता चले, हाँ ये है, ये है। इसलिए मैंने आपको पूरा डिटेल में पीछे बताया था। डिफ्रैक्टेड बीम कौन सी होंगी, कोहेरेंट वाली। और यही कोहेरेंट वाली क्या करेंगी, हमारी जो मटेरियल की प्रॉपर्टीज है, जो मटेरियल की प्रॉपर्टीज होती हैं उनको पता करने में, उनको डिटरमाइन करने में आपकी हेल्प करती हैं, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज और क्लियर करा देता हूँ कि मैंने आपको बताया एक्सरे डिफ्रैक्शन। एक्सरे डिफ्रैक्शन तो क्या है, उस टेक्निक का नाम है जिससे हम क्या करेंगे, मटेरियल की प्रॉपर्टीज को पता करेंगे। अब इस एक्सरे डिफ्रैक्शन के पीछे कॉन्सेप्ट क्या है, मैकेनिज्म क्या है, कि ऐसी कौन सी चीज है जिससे हमें मटेरियल की प्रॉपर्टीज पता चल जाएंगी। तो इस एक्सरे डिफ्रैक्शन टेक्निक में यूज क्या होता है, कौन सी मैकेनिज्म, कौन से कॉन्सेप्ट यूज होता है, वही आपका कॉन्सेप्ट का नाम क्या है, ब्रैग्स लॉ। समझ में आ गया। तो ब्रैग्स लॉ अलग कुछ नहीं है, केवल इसी के अंदर की बात है। एक्सरे डिफ्रैक्शन के अंदर क्या कहानी चल रही होगी वो आपको कौन बताएगा, ब्रैग्स लॉ बताएगा, ठीक है। तो हम आपको ब्रैग्स लॉ पढ़ाएंगे, उसकी डेरिवेशन भी कराएंगे कि एक्सप्रेशन कैसे आया, और कुछ आपको एग्जाम्पल भी कराएंगे जिससे आपका अगर एग्जाम में न्यूमेरिकल आता है तो आप उस न्यूमेरिकल को सॉल्व कर पाओ। तो समझ में आ गया यहाँ तक सभी बच्चों को। चलिए आगे चलते हैं, ठीक है। तो वही कहानी मैंने जो अभी आपको बताई थी पूरा मैंने यहाँ पर लिख रखा है, यहाँ पर देख सकते हैं कि आपकी डिफ्रैक्टेड बीम। अब ये कौन से डिफ्रैक्टेड बीम की बात कर रहा है, हम बात करेंगे अब केवल जो कोहेरेंट वाला है, क्योंकि हमें एक्स रे डिफ्रैक्शन देना, कोहेरेंट वालों की बात करेंगे। तो ये जो आपके डिफ्रैक्टेड बीम है, यहाँ पर देखिए क्या हुआ, ये आपका मटेरियल था, मटेरियल में ये आपका मान लीजिए प्लेन 1 जिसमें एटम अरेंज है, ये आपका ये प्लेन 2, ये मैंने प्लेन तीन तीन प्लेन आपके दिखा रखे हैं। यहाँ पर ये आपके क्या है, एटम्स है,
ये आपके क्या है, एटम्स है, ये आपके क्या है, एटम्स है। तो एटम्स का अरेंजमेंट है अपने अपने प्लेन में। यहाँ से क्या आ रही है बच्चों, यहाँ से देखिए एक्सरे आ रही है। अब ये एक्सरे आई, इस आपके क्या करा, मटेरियल के प्लेन नंबर 1 के एटम से क्या कर रही है, यहाँ पर टकरा गई। अब यहाँ पर टकरा गई तो क्या होगा, यहाँ पर हर डायरेक्शन में क्या होगी, हर डायरेक्शन में आप देख रहे हैं ये हर डायरेक्शन में क्या कर रही है, एक्सरे स्कैटर कर गई। यहाँ देखिए इस वाले एटम से टकराई तो यहाँ पर भी आपकी क्या हुई, हर डायरेक्शन में आपकी क्या कर गई, एक्सरे स्कैटर कर गई। यहाँ पर भी क्या हुई, प्लेन 2 वाले से भी टकराई आपकी, और यहाँ पर भी हर डायरेक्शन में आपकी क्या कर गई, स्कैटर कर गई। अब क्या होगा, ये जो स्कैटर करी है हर डायरेक्शन में एक्सरे, ठीक है, इनमें से कुछ क्या करेंगी, कुछ आपकी जो स्कैटर्ड एक्सरे हैं उनका हो जाएगा क्या, पढ़ लीजिए यहाँ पर पढ़िए, उनका क्या हो जाएगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और कुछ क्या हो जाएंगी, एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करेंगी, उनका क्या हो जाएगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या हुआ कि अपने एक दूसरे के इफेक्ट को करा और आपका कैंसिल कर दिया और आपका नेट इफेक्ट कम कर दिया या जीरो कर दिया। कंस्ट्रक्टिव में क्या होगा, आपस में मिल जाएंगी, ठीक है, और क्या कर देंगी, एक दूसरे इफेक्ट को बढ़ा देंगी। ठीक है, ये वर्ड आपने सुने होंगे, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। इनका मैं आपको एक आइडिया और दे दूंगा जिससे कि आपको क्लियर हो जाए। तो यहाँ तक समझ में आया, एक्सरे आई, स्कैटर करी, और कुछ जो स्कैटर्ड एक्सरे हैं उनका हो गया कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। वो देखो, वो एक्सरे मैंने इस रेड वाले एरो से दिखा रखी है। समझ में आया, कहानी बिल्कुल धीरे धीरे चल रहे हैं, कहानी कैसे कैसे चल रही है बस उसे फील करो कि एक्सरे आया, एटम से टकराया, ये कहानी हुई। ठीक है, और क्या क्या कहानी हो सकती थी वो मैंने फ्लो चार्ट में पूरा बताया था। अब लेकिन हम फोकस कर रहे हैं केवल स्कैटर्ड वाली पर। ठीक है, स्कैटर्ड वाली में भी क्या होगा, दो आपकी होंगी। ठीक है, एक होती है कोहेरेंट वाली, एक इनकोहेरेंट वाली। कोहेरेंट वाली एक्स रे डिफ्रैक्शन में आती है। अब कोहेरेंट वाली में भी क्या होगा, अंदर कोहेरेंट वाली में भी आपका कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो सकता है या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो सकता है। अब जो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा वो हमारे काम का है, वही हमारे काम का है। डिस्ट्रक्टिव ने क्या करा, एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करा, क्या कुछ काम करा, नहीं। अब हमें जो रे मिल रही है, जो फाइनल जो हमें बीम मिल रहा है आपका रे का, वो मुझे मिल रहा है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस वाली, जो स्कैटर्ड आपकी क्या है, एक्स रे है। तो मैं क्या करूंगा, केवल ये इंसिडेंट रे लूंगा आगे चल के, और केवल एक रे से इसको दिखाऊंगा। तो आपको समझ जाना है कि ये कौन सी है, ये स्कैटर्ड वाली है, और जो कि क्या कर रही थी, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कर रही थी, वो वाली रे है। तो यहाँ तक आपको क्लियर हुआ। अब यहाँ पढ़ लीजिए क्या लिखा हुआ है। These diffracted beam from the sample if analyzed properly can be used to solve the, किस लिए यूज कर रहे हैं, देखिए सारी कहानी क्या है, मैंने आपको पहले फ्लो चार्ट माइंड में रखी है, प्रोसेसिंग, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज एंड परफॉर्मेंस। जो भी चीज पढ़ रहे हैं सारी की सारी आप उस फ्लो चार्ट के बेसिस पे बता सकते हैं। मुझे क्या करना है, मटेरियल की प्रॉपर्टीज पता करनी है, इसीलिए मैं एक्सरे डिफ्रैक्शन को पढ़ रहा हूँ। सीधी सी बात है, कोई पूछेगा तो आपको ये बताना है, क्योंकि हम एक्सरे डिफ्रैक्शन टेक्निक से क्या कर सकते हैं, मटेरियल की प्रॉपर्टीज पता कर सकते हैं, इसीलिए हम इसको पढ़ रहे हैं मटेरियल मटेरियल्स में, या इंजीनियरिंग मटेरियल्स में, या मटेरियल साइंस में। तो ये क्या कह रहा है, अगर हम एनालाइज करें, कैन बी इफ एनालाइज प्रॉपर्ली कैन बी यूज टू सॉल्व द स्ट्रक्चर ऑफ द क्रिस्टल। ठीक है, क्रिस्टल का स्ट्रक्चर क्या है ये भी हम पता कर सकते हैं, बिकॉज द डायरेक्शन एंड द इंटेंसिटी ऑफ द बीम डिपेंड्स अपॉन द क्रिस्टल। देखो क्या कहानी बोला है, बिकॉज द डायरेक्शन एंड द इंटेंसिटी ऑफ द बीम, जो बीम की जो डायरेक्शन है और इंटेंसिटी है वो डिपेंड किस पर करेगी, वो डिपेंड करेगी आपकी क्रिस्टल के स्ट्रक्चर पर, कि इनका स्ट्रक्चर कैसा है, आपका बीसीसी स्ट्रक्चर है, आपका एफसीसी स्ट्रक्चर है, या सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर है, उस पर डिपेंड करेगी। अब ये इंटेंसिटी भी किस पर डिपेंड करेगी, इंटेंसिटी क्या है आपकी बीम की, यानी कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तो इंटेंसिटी मैक्सिमम मिलेगी, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तो मिनिमम। क्या मिनिमम इंटेंसिटी मेरे कोई काम की है, नहीं, उससे तो मैं कुछ भी नहीं पता कर पाऊंगा। कम से कम जो इंटेंसिटी मिल रही है उसको मैं आपका डिटेक्ट तो कर पाऊँ, तो वो मुझे किस में मिलेगी, कंस्ट्रक्टिव में। कंस्ट्रक्टिव में क्या हुई, इंटेंसिटी बढ़ जाएगी, इसीलिए कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस वाली जो रेज है वो हमारे लिए क्या है, काम की है। क्या पूरा आइडिया क्लियर हो गया। देखो यहाँ पर मैंने लिख भी रखा है, अपनी राइटिंग में लिखा है, इन सम स्पेसिफिक डायरेक्शन रेज कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेरेंस, क्या कर जाएंगे, किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, मान लीजिए ये जो रेड कलर से एरो दिखाया था इसमें इनका कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो गया, और दोज डायरेक्शन आर कॉल्ड द डायरेक्शन ऑफ द डिफ्रेक्टेड बीम। देखिए उसी डायरेक्शन को क्या कहूंगा, कि जो डिफ्रेक्टेड बीम का डायरेक्शन कहूँ, कि वहां पर आई और वहां पर आपकी डिफ्रेक्ट होकर चली गई। क्या यहाँ तक का पॉइंट क्लियर हो गया सभी बच्चों को, क्या यहाँ तक का पॉइंट क्लियर हो गया। ठीक है, यहाँ तक का पॉइंट सभी बच्चों को क्लियर हो गया, लेकिन सभी बच्चों के लिए दो टर्म आपके नए आए थे, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो इसको हम आपको थोड़ा सा समझा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम देखेंगे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्यों क्या होते हैं।
क्यों बता रहा हूँ, पहली बात ये सुन लीजिए, मैंने आपको अभी बताया कि ब्रैक्स लॉ जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो जब डेरिवेशन कराऊंगा तो इन चीज़ों का यूज होगा, ये टर्म्स आएंगे, तो वहां पर कंफ्यूजन ना हो, इसीलिए पहले ही मैं आपको पढ़ा देता हूँ कि जिससे कि आप वहां पर इजीली ग्रेस्प कर पाए, आपको समझ में आए अच्छा ये पीछे पढ़ा था, यहाँ पर कॉन्सेप्ट यूज हुआ, इससे हमारा ये डेरिवेशन ईजी हो गया और हमने डायरेक्ट लिख दिया। ठीक है, तो अब आपको बता देना है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो आपका क्या होता है कि आपने वैसे तो क्लास 12th में आपने पढ़ा होगा, अपना वेव ऑप्टिक्स का आपने चैप्टर पढ़ा होगा। ठीक है, तो वहां पर आपने ये चीजें सीखी होंगी कि वेव्स का कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होता है और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होता है। सिंपल क्या होता है कि कोई भी मेरे पास दो वेव्स हैं, मान लीजिए मैंने देखो यहाँ पर डायग्राम बना रखा है मैंने, ये आपकी एक वेव है y1 a1 साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स वन, एक आपकी वेव है y2 a2 साइन। ये मान लीजिए आपकी यहाँ से ऐसे चल रही है, ये ऐसे चल रही है और किसी पॉइंट पी पर जाके मिली। ठीक है, अब ये पॉइंट पी पर जाके मिली तो क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, ये दूसरे के एक दूसरे के फैक्ट को या तो कैंसिल कर देंगी, कम कर देंगी या बढ़ा देंगी। मतलब ये है कि यहाँ पर इनका क्या हो जाएगा, सुपरपोजिशन। तो वहीं से आपका क्या टर्म निकल के आया है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। क्या कहता है ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, यहाँ पर देख लीजिए कि एट अ पर्टिकुलर पॉइंट इन द मीडियम द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस बाय नंबर ऑफ वेव इज द वेक्टर सम। बहुत इंपॉर्टेंट क्या है, वेक्टर सम। वेक्टर सम ऑफ द डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस बाय ईच ऑफ द वेव्स, यानी हर जो मेरी वेव्स डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस कर रही है, ठीक है, हर जो वेव मेरी डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस कर रही है, अगर किसी पॉइंट पे जाके मिल रही है तो वहां पर क्या होगा, प्रिंसिपल और सुपरपोजिशन लगेगा। क्या हो जाएगा, हर डिस्प्लेसमेंट का क्या हो जाएगा, वेक्टर सम हो जाएगा। तो वही हमने क्या करा, यहाँ पर देख लीजिए, इसको हमने एक्सप्रेशन में लिख दिया, वाई नेट जो होगा y1 का y1 वेक्टर प्लस y2 वेक्टर प्लस y3। ठीक है, ये हमने सारे लिख दिए। अब मैं किसी भी वेव को, जो आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, उनको कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, a1 sin ओमेगा टी प्लस के एक्स। ठीक है, इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। तो यहाँ पर जो स्टार्ट हुई पॉइंट, इस वाले S1 मान लीजिए, S1 पॉइंट से स्टार्ट हुई, ये S2 पॉइंट से स्टार्ट हुई, तो क्या हुआ, इसकी ये इक्वेशन लेकर आ रही थी वेव, ये बोली कि मेरी जो इक्वेशन है वो है a1 sin ओमेगा टी प्लस के एक्स वन। यहाँ पर जो S2 से वेव स्टार्ट हुई है वो बोली कि मेरी इक्वेशन है a2 sin ओमेगा टी प्लस के एक्स टू, और दोनों अपनी अपनी धुन में चलती चली जा रही थी, दोनों क्या करी, अपनी अपनी धुन में चलती चली आई। इनको नहीं पता था कि हम आगे जाके पॉइंट पी पर मिलने वाले हैं। ठीक है, पॉइंट पी पर मिलने वाले हैं। अब क्या हुआ, ये जो वेव आपकी यहाँ पर आई, मान लीजिए ये पॉइंट पी है आपका, ये वेव आई y1 वाली, ठीक है, लहराती लहराती आई, और इसने क्या कहा कि इसने बोला पॉइंट P1 से कि मेरे अकॉर्डिंग आपको नीचे जाना चाहिए। मान लीजिए ऐसे आ रही है आपकी, ये गई ये गई ये गई और ये, ठीक है, y1 वाली वेव। इसने कहा मान लीजिए कि मेरे अकॉर्डिंग इस P वाले पॉइंट को नीचे जाना चाहिए। ठीक है, लेकिन यहाँ से मान लीजिए दूसरी तरफ से आपकी कौन आ रही थी, यहाँ से आ रही थी आपकी, यहाँ से देखिए दूसरी तरफ से आपकी आ रही थी y2 वाली। ठीक है, ये नीचे से लगी, ये y2 वाली थी। y2 वाली ने कहा यहाँ पर इस पॉइंट पर ये ऊपर जाएगी, ये बोल रहा है कि मेरी तरफ से तुम्हें, मेरी वजह से तुम पॉइंट पी पर जो आपका है पार्टिकल, उसे कहाँ जाना चाहिए, ऊपर जाना चाहिए। ठीक है, या क्या हो सकता है, दोनों की वजह से नीचे जा सकता है, या दोनों की वजह से ऊपर जा सकता है, या दोनों की, एक की वजह से ऊपर एक की वजह से नीचे, ये कंडीशन आपकी बनेगी। ठीक है, तो इसका क्या होगा, यहाँ पर क्या हुई, दोनों वेव्स मिली, यानी कि नेट एम्पलीट्यूड यहाँ पर क्या हो सकता है, या तो कम हो जाएगा या ज्यादा हो जाएगा, या जो भी रहा हो। ठीक है, तो बात आपकी क्या हुई, यहाँ से वेव जो है, यहाँ पर वेव आई, इनका क्या हुआ, यहाँ पर मिलन हो गया, यहाँ पर ये आपसे एक दूसरे से टकराए यहाँ पर, और उन्होंने क्या करा, पॉइंट पी पर एक डिस्टर्बेंस क्रिएट कर दिया। या तो पॉइंट पी पर एम्पलीट्यूड इन दोनों वेव से मिलने के बाद बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा, जो भी कहानी रही होगी। वो डिस्प्लेसमेंट मुझे कैसे निकालना है, वो डिस्प्लेसमेंट मैं निकालता हूँ, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लगाऊंगा। तो मैंने यहाँ पर लगा दिया। यहाँ पर देखिए आफ्टर टाइम टी वाई नेट कितना हो जाएगा, y1 जो मेरी आ रही थी वेव, ये y1 बार प्लस आपका y2 के वेक्टर जो आपका है। ठीक है, दोनों को मैंने क्या कर दिया, दोनों का वेक्टर सम कर दिया। ये जो आपका टर्म होता है, यहाँ देखिए किसी भी आपकी वेव में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में, आपका जो a1 sin ओमेगा टी प्लस के एक्स वन, यहाँ पर लिखा है ओमेगा टी प्लस के एक्स टू, ये जो पूरा टर्म होता है ओमेगा टी प्लस के एक्स, ओमेगा टी प्लस जो के एक्स वाला टर्म होता है, इसे ही बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फेज। इसे ही क्या बोलते हैं, फेज बोलते हैं। अब सभी बच्चे यहाँ पर देखिए, अब सभी बच्चे यहाँ पर देखिए कि ये जो आपकी यहाँ से जो y1 वाली जो आपकी वेव चल रही थी S1 से, ये इसने देखिए ये डिस्टेंस कवर किया, इसने आपका S2 वाली ने ये डिस्टेंस आपका कवर किया। क्या दोनों वेव्स ने बराबर डिस्टेंस कवर किया है, नहीं किया, यानी कि इसने कम डिस्टेंस कवर किया है आपका y1 वाली ने, और जो S2 से y2 चली थी इसने ज़्यादा डिस्टेंस कवर किया है। यानी कि जब ये यहाँ पर चलेंगी तो क्या होगा, इनके बीच में कुछ ना कुछ पाथ डिफरेंस आएगा। क्या आएगा बच्चों, पाथ डिफरेंस आएगा। कैसे आएगा, यानी कि देखो उसी सेम टाइम में S1 को, यहाँ आपका y1 को S1 से P में चलना है, और उसी सेम टाइम में y2 को S2 से P की तरफ चलना है। तो कौन सी वेव की स्पीड ज़्यादा होगी, सिंपल सी बात है, जो y2 से चलेगी उसे ज़्यादा डिस्टेंस कवर करना है तो उसे ज़्यादा स्पीड से चलना पड़ेगा। और वही देखो कॉमन सेंस वाली बातें हैं, बताने वाली बात नहीं आपको, लेकिन समझ में आ रही होंगी। ठीक है,
और y1 से जो वाली वेव है वो कम आपकी स्पीड में चलेगी, तभी तो आपके एक टी टाइम बाद आपकी यहाँ पर जाके मिलेंगी। तो इनका क्या है, पाथ डिफरेंस, इनके बीच में क्या है, पाथ डिफरेंस। और ये पाथ डिफरेंस क्यों आ रहा है बच्चों, क्योंकि इनके फेज में डिफरेंस, यहाँ देखिए फेज में ओमेगा टी प्लस के एक्स वन, यहाँ पर क्या ओमेगा टी प्लस के एक्स टू। तो इस फेज डिफरेंस होने के कारण इनके क्या आ रहा है, पाथ में डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। अब मैंने क्या करा, यहाँ पर पॉइंट पी पर मुझे क्या करना है, इनका डिस्प्लेसमेंट देखना है नेट कितना होगा। तो मैंने वेक्टर सम करा दिया, लिख दिया a1 sin ओमेगा टी प्लस के एक्स वन प्लस a2 sin ओमेगा टी प्लस के एक्स टू। ठीक है, क्यों यहाँ पर देखो टी मैंने सेम लिखा है दोनों, इसलिए लिखा है क्योंकि दोनों सेम टाइम में डिस्टेंस आपका क्या कर रही है, सेम टाइम बाद आपकी मिल रही है। ठीक है, अगर यहाँ टाइम अलग अलग हो जाता तो कहानी अलग हो जाती, वहां पर हमें नहीं जाना है। ठीक है, वो उतनी डेप्थ में हमें नहीं जाना है। ठीक है, तो यहाँ पर मेरा क्या है, ये एक आपके क्या है, ये एक आपकी इक्वेशन है एसएचएम की, ये एक इक्वेशन है, दोनों आपका क्या है, कॉम्बिनेशन बन गई। ये आपने क्लास 12th में अच्छे से पढ़ा हुआ है कि जब भी कॉम्बिनेशन ऑफ एसएचएम होगा तो आपकी रिजल्टेंट इक्वेशन क्या निकल के आती है। यहाँ पर मैं केवल डायरेक्ट लिखूंगा, पूरा डिराइव करके नहीं दिखाऊंगा। ठीक है, तो चलो यहाँ तक की बात हो गई। दूसरा मैंने आपको बताया पाथ डिफरेंस। ठीक है, तो यहाँ पर याद देख लीजिए, यही इंपॉर्टेंट है आपका कि पाथ डिफरेंस कैसे आएगा। देखो फेज डिफरेंस मैंने आपको बताया क्या हो गया, क्योंकि इसका फेज कितना था, पहली आपकी वेव का ओमेगा टी प्लस के एक्स वन, दूसरी वाली का ओमेगा टी प्लस के एक्स टू। तो फेज डिफरेंस के मैंने रिप्रेजेंट कर दिया फाई से। ठीक है, ये फाई मेरा कितना हो गया, माइनस कर दिया। ठीक है, फेज डिफरेंस कितना हो गया, ओमेगा टी प्लस के एक्स टू माइनस ओमेगा टी प्लस के एक्स वन। तो यहाँ पर मैंने देखा ओमेगा टी से ओमेगा टी वाला आपका कट हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, के टाइम्स ए एक्स टू माइनस एक्स वन, यानी के इंटू डेल्टा एक्स। ये जो डेल्टा एक्स है यही क्या है, आपका पाथ डिफरेंस, जो मैंने अभी आपको बताया। इनके बीच मान लीजिए ये आपका x1 चल रही थी, ये x2 चल रही थी, तो x2 माइनस x1 आपका क्या होगा, पाथ डिफरेंस। तो इस पाथ डिफरेंस से हमने क्या निकाल लिया, फेज डिफरेंस से हमने क्या निकाल लिया, सॉरी हमारे पास क्या मिल गया, फेज डिफरेंस आ गया। हमने फेज डिफरेंस निकाल लिया, क्या होगा, के इंटू डेल्टा एक्स। तो फेज डिफरेंस किस पर डिपेंड कर रहा है, आपका पाथ डिफरेंस पे। ये के क्या होता है, ये के होता है आपका वेव नंबर। ठीक है, के क्या होता है, वेव नंबर, जिसका आपका कैसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है, के इक्वल टू टू पाई अपॉन लेमडा। ये आपको याद रखना है फॉर्मूला। ठीक है, के इक्वल टू टू पाई अपॉन लेमडा। ये सारी चीजें आपने बेसिक्स हैं, ये सारी चीज आप पढ़ चुके हो। ठीक है, केवल आपको बताना है, क्योंकि ये इसका रिजल्ट आपका कहाँ यूज होगा, जब हम आपको ब्रैक्स लॉ का डेरिवेशन करेंगे। ठीक है, तो वहां पर कंफ्यूजन ना आए। ठीक है, एक एक पॉइंट इसलिए क्लियर करके बता रहा हूँ मैं आप सभी बच्चों को। ठीक है, कि वहां पर आपके पास कोई डाउट नहीं रहना चाहिए कि सर जी हमको ये समझ में नहीं आया कि ये आपने कैसे बोल दिया। ठीक है, अब आपको कोई डाउट आएगा ही नहीं, सारी चीजें मैं यहाँ क्लियर कर रहा हूँ। तो फेज डिफरेंस आपके पास आ गया कितना, फाइव इंटू के इंटू डेल्टा एक्स। आपका फाइव इज इक्वल टू टू पाई अपॉन लेमडा, क्योंकि के की वैल्यू कितनी होती है, टू पाई अपॉन लेमडा होती है इंटू डेल्टा एक्स। ठीक है, अब मैंने क्या करा, पीछे जो मैंने आपको वाई नेट दिखाया था बच्चों, यहाँ सॉरी यहाँ पर जो मैंने वाई नेट दिखाया था, इसकी आपकी क्या होगी, एक कंबाइंड इक्वेशन आएगी। उसमें क्या होगा, एक रिजल्टेंट आपका क्या होगा, एम्पलीट्यूड निकल के आएगा, एक रिजल्टेंट इक्वेशन निकल के आएगी। तो वो जो रिजल्टेंट इक्वेशन है, देखो वो निकल के आई आपकी, ये जो यहाँ पर लिखी हुई है आपकी वाई आर, जो आपकी रिजल्टेंट इक्वेशन है, ए आर साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स वन प्लस थीटा। ये जो ए आर है, ये आपका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है। इसका फॉर्मूला क्या होगा, ये होगा ए आर स्क्वायर इक्वल टू ए वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर प्लस टू ए वन ए टू कॉस फाइव। ठीक है, डायरेक्टली लिखा है, इसकी डेप्थ में नहीं जा रहे, कैसे आता है वो आपको पता है कि दो एसएचएम आपकी इक्वेशन है, उनको हमें कंबाइन करके कैसे लिखना होता है। ठीक है, वो सारी चीजें आपको पता है, क्लास 12 में हमने काफी सारे क्वेश्चंस इस टाइप से किए हुए हैं। ठीक है, या फिर आप यहाँ पर पैरेललोग्राम लॉ लगा के, ठीक है, सिंपल निकाल सकते हो। ठीक है, ए वन मुझे पता था, ए टू पता था, ए आर निकालना था, पैरेललोग्राम लॉ लगाया तो डायरेक्टली आप पैरेललोग्राम फॉर्मूला लगा के ये आपको मिल जाएगा। तो ये आपका क्या होगा, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। ठीक है, इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड में रिलेशन आपका ये होता है। इस रिलेशन को यूज करके मैंने क्या करा, इंटेंसिटी, रिजल्टेंट इंटेंसिटी का फॉर्मूला यहाँ पर निकाल लिया। तो ये दो फॉर्मूले आपके पास हो गए, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का और रिजल्टेंट इंटेंसिटी का। अब बात क्या करते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया, अभी पीछे ही बताया था, एक्स रे आपकी आई, टकराई एटम के साथ, स्कैटर हुई, तो क्या होगा, कुछ स्कैटर्ड वाली तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनेंगी, कुछ स्कैटर वाली डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनेगी। कंस्ट्रक्टिव का मतलब क्या है कि आपस में मिलकर क्या करेंगी, यहाँ पर दिखा देता हूँ मैं आपको कंस्ट्रक्टिव का मतलब क्या है। ठीक है, जिससे आपको एक आइडिया लग जाए। तो कंस्ट्रक्टिव का मतलब क्या है सर जी, कंस्ट्रक्टिव का मतलब बच्चों ये है, ठीक है, कंस्ट्रक्ट मतलब क्या है, एक वेव आपकी यहाँ से आ रही है, एक वेव यहाँ से आ रही है, आपस में दोनों मिलने के बाद क्या हुई, आपका इफेक्ट बढ़ा दिया, नेट एम्पलीट्यूड आपका जो था वो क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। ये कंस्ट्रक्टिव, यानी आपका कंस्ट्रक्टिव नाम से ही पता चल रहा है, यानी कंस्ट्रक्टिव एक दूसरे को इफेक्ट को ज्वाइन करके क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया, बढ़ा दिया। ठीक है, और डिस्ट्रक्टिव में क्या होगा, एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करके कम कर देंगी, या फिर आपका जीरो भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर दोनों का एम्पलीट्यूड आपका देखो बराबर लिया है, ए लिया है तो आपका टू ए आ गया।
ठीक है। अगर आपका A1 A2 लेगा तो आपने जो पीछे फॉर्मूला पढ़ा था उसके अकॉर्डिंग आप निकाल सकते हो। अगर A1 A2 होगा तो AR आपका कितना आएगा, ठीक है। ये था कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, दो वेव्स आपस में मिली और एक नई वेव मिल गई आपको, आपका क्या हुआ जिसमें आपका एम्पलीट्यूड बढ़ गया। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या होगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में ये होगा कि दो वेव्स आपकी आएंगी, ठीक है। ये देखो ऊपर जा रही है और ये बोल रही है नीचे चल, ये इस पार्टिकल से बोल रही है पी वाले पे जो पार्टिकल कि ऊपर चलो, ये वाले जो दूसरी वेव आ रही है कह रही है नहीं तुम नीचे चलो। अब पार्टिकल किसकी मानेगा, पार्टिकल क्या करेगा वहीं अपना बैठा रहेगा, क्योंकि ये भी ए एम्पलीट्यूड ये भी ए एम्पलीट्यूड, तो दोनों का इफेक्ट मिला के क्या हो जाएगा जीरो, तो यहाँ पर आपको कोई वेव नहीं मिलेगी, तो ये क्या होगी डिस्ट्रक्टिव। यहाँ पर एम्पलीट्यूड आपके बराबर थे इसलिए आपको कोई वेव नहीं मिल रही। अगर आपके एम्पलीट्यूड आपके अलग अलग होते A1 A2 होते तो आपको क्या होता है कम एम्पलीट्यूड की वेव मिल जाती, ठीक है। तो ये आपके कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है। अब कहानी क्या होगी आगे चलते हैं। अब कहानी आपकी क्या होगी, ये बस आपको इंपॉर्टेंट है, ये आपको समझ लेना है एक बार में, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया था, क्योंकि मैंने देखो मैंने कंस्ट्रक्टिव का इंपॉर्टेंट है डिस्ट्रक्टिव का लगा दिया है आपको समझाने के लिए। अब क्या होगा, मैंने आपको बताया था कि जो आपकी रे एक्सरे स्कैटर्ड हुई और उन स्कैटर्ड एक्सरेज में से जो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनाएंगी उन्हीं को क्या यूज करेंगे, एक्सरे डिफ्रैक्शन में यूज करते हैं, ठीक है। किनको, जो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनाती हैं। तो यहाँ बात ध्यान दीजिए, कंस्ट्रक्टिव कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक है। कंस्ट्रक्टिव का मतलब क्या है, आपस में एम्पलीट्यूड या इंटेंसिटी मिलकर आपके क्या करेंगे, बढ़ जाएंगे। तो कंस्ट्रक्टिव का मतलब ये है सिंपल कि आई आर और ए आर आपके क्या हो, मैक्सिमम हो, ठीक है। इंटेंसिटी रिजल्टेंट और एम्पलीट्यूड रिजल्टेंट आपको क्या मिलेंगे, मैक्सिमम। अब जैसा कि मैंने आपको पीछे फॉर्मूला बताया था ए आर स्क्वायर इक्वल टू A1 स्क्वायर प्लस ये, अब आपके माइंड में डाउट नहीं आना चाहिए फॉर्मूला कैसे आया, ये भी मैं आपको पीछे क्लियर करा चुका हूँ, ठीक है। इसलिए सारी की सारी चीजें डिटेल में मैंने आपको बताई। तो ए आर स्क्वायर आपका कब मैक्सिमम होगा, जब आपका कॉस फाइव मैक्सिमम होगा। कॉस फाइव में तो मैंने यहाँ पर लिख दिया कि ए आर मैक्सिमम होगा जब कॉस फाइव मैक्सिमम होगा। कॉस फाइव की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है बच्चों, 1 होगी। तो 1 कब आएगी, जब आपका फाइव 0 हो, 2 पाई हो, 4 पाई हो, 6 पाई हो, ठीक है। इसको अगर मैं जनरल टर्म में लिखूंगा तो फाइव कैसे लिख सकता हूँ, 2n पाई। और अभी मैंने पीछे आपको पढ़ाया था कि फाइव इक्वल टू कितना होता है, k इंटू डेल्टा एक्स होता है, ठीक है। तो फाइव मेरा आ गया 2n पाई और के की वैल्यू मैंने आपको बताई थी 2 पाई अपॉन लेमडा इंटू डेल्टा एक्स। तो यहाँ से मैंने क्या पता कर लिया, अपना डेल्टा एक्स, जो पाथ डिफरेंस है वो पता कर लिया, कितना आ गया आपका एन लेमडा। तो यहाँ पर देखिए कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए फाइव की आपका ये वैल्यू रहेगी 2n पाई और फेज आपकी पाथ डिफरेंस की वैल्यू कितनी रहेगी, डेल्टा एक्स इक्वल टू एन लेमडा। यानी कि डेल्टा एक्स जो आपका होगा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए, डेट विल बी द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द वेवलेंथ। जो मैं वेवलेंथ आपकी एक्सरे यूज कर रहा हूँ उसकी क्या वेवलेंथ है, उसका इंटीग्रल मल्टीपल होगा। बस यही पॉइंट याद रखना है। क्या याद रखना है कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के केस में जो डेल्टा एक्स होता है, जो पाथ डिफरेंस होता है, डेट इज द, वो क्या होता है आपका इंटीग्रल मल्टीपल होता है किसका, लेमडा। लेमडा क्या है, जो मैं एक्सरे यूज कर रहा हूँ, यानी एन लेमडा। बस यही याद रखना है, डेल्टा एक्स इक्वल टू एन लेमडा। अब बहुत से बच्चों के माइंड में ये भी डाउट आ सकता है कि अगर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता या हो रहा होता तो क्या कहानी होती, तो वो बच्चे यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। केवल आपका ये जरूरी नहीं है, केवल आपको क्या है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बताना है कि उस केस में डेल्टा एक्स जो पार्ट डिफरेंस होता है वो कितनी होता है, एन लेमडा होता है। ये केवल पॉइंट आपको यहाँ पर मुझे क्लियर कराना था। सभी बच्चे ये माइंड में याद रखें कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के केस में जो पार्ट डिफरेंस होगा वो कितना होगा आपका एन लेमडा, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द वेवलेंथ जो आपकी एक्सरे यूज हुई है उसकी। अब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या होगा, मान लीजिए किसी के माइंड में आपको क्यूरियोसिटी जाग रही है कि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में ये डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या होती है, तो यहाँ देख लीजिए। तो उसमें क्या होगा, सिंपल आप कर दीजिए आई आर और ए आर क्या होंगे, मिनिमम होंगे। मिनिमम कब होगा, जब ये कॉस फाइव मिनिमम होगा तब मेरा ए आर मिनिमम होगा। तो मैंने क्या करा, कॉस फाइव को मिनिमम कर दिया। कॉस फाइव की मिनिमम वैल्यू सर जी -1 होती है, बिल्कुल पता है। और -1 कब आएगा आपका, जब फाइव की वैल्यू आपकी पाई होगी, 3 पाई होगी, आपकी 5 पाई होगी। तो उसको मैंने जनरल टर्म में लिख दिया 2n-1 इंटू पाई, n इक्वल टू 1 to 3 होगा। सेम वही फॉर्मूला लगाया आपका, फाइव इक्वल टू के इंटू डेल्टा एक्स 2 पाई अपॉन लेमडा। यहाँ से मेरा डेल्टा एक्स की वैल्यू आ गई। यानी कि किसी भी दो वेव्स का अगर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तो उस केस में जो पार्ट डिफरेंस होगा डेट विल बी द ऑड मल्टीपल ऑफ द लेमडा। लेमडा का कितना होगा, ऑड मल्टीपल। देखिए 1 है, 3 आपका आएगा इस तरीके से, यानी 2n-1 अपॉन 2 इंटू लेमडा। तो ये आपका किसका आ जाएगा, आपका डेल्टा एक्स डिस्ट्रक्टिव। लेकिन हमें इससे कोई मतलब नहीं है, क्यों, क्योंकि हम एक्सरे डिफ्रैक्शन पढ़ रहे हैं। तो एक्सरे डिफ्रैक्शन में कौन सा यूज हो रहा था, आपको बताया था एक्सरे डिफ्रैक्शन में यूज हो रहा था सर जी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस वाला। तो आपको क्या बताना था कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के केस में आपका जो पार्ट डिफरेंस होता है वो कितना होता है, एन लेमडा, ठीक है। इसे माइंड में याद रखिएगा। यहाँ पर मैंने आपको इसका पूरा डेरिवेशन करा के दिखा दिया कि डेल्टा एक्स कितना आएगा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में। ये रिजल्ट मैं डायरेक्टली यूज करूंगा कहाँ, ये रिजल्ट सर जी मैं डायरेक्टली यूज करूंगा जब मैं आपको ब्रैक्स लॉ का डेरिवेशन कराऊंगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ सब बच्चों को, यहाँ तक किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट, मेरे हिसाब से यहाँ तक किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट नहीं होगा।
जहाँ तक सारी चीजें आप सभी बच्चों को आसानी से और इजीली क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, आगे चलते हैं। अब बात कर लेते हैं मेन जो आपका ब्रैक्स लॉ की, कि ये ब्रैक्स लॉ क्या है। ठीक है, डेरिवेशन देखेंगे ब्रैक्स लॉ का। अब छोटा सा है, ज्यादा नहीं बचा, मुश्किल से 10 या 15 मिनट में आपका ब्रैक्स लॉ खत्म होगा। उसके बाद मैं आपको कुछ न्यूमेरिकल्स कराऊंगा और एक होम असाइनमेंट देने के बाद आपका ये लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा। तो जल्दी से अब क्या कहूँ कि सारी मैंने डिटेल्स आपको बता दी, तो डेरिवेशन, अब इसकी डेरिवेशन में कुछ बचा ही नहीं है। तो ब्रैक्स लॉ की डेरिवेशन देख लेते हैं, ब्रैक्स लॉ क्या होता है और इसकी डेरिवेशन। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे डायग्राम देख लीजिए, यहाँ लगा हुआ है, लेकिन मैं आपको आगे वाले जो डायग्राम बना हुआ है उससे क्लियर करा दूंगा। अब देख लीजिए ब्रैक्स लॉ है क्या। ठीक है, तो ब्रैक्स लॉ अगर बाई चांस आपका एग्जाम में आ जाता है तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, अपना स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या आप नोट कर लीजिएगा यहाँ से। तो आपका क्या है, ब्रैक्स लॉ के पास आपका मटेरियल हो जाएगा लिखने के लिए, कि अगर एग्जाम में आता है तो आपको क्या लिखना है। तो मैंने यहाँ लिखा है ब्रैक्स लॉ का पार्ट फर्स्ट। पार्ट फर्स्ट मतलब आपका क्या है कि जो आपका कुछ जो थ्योरेटिकल जो लैंग्वेज टाइप में लिखना है वो। तो क्या है आपका, देख लीजिए क्या कह रहा है, फॉर एवरी डिफ्रैक्टेड बीम देयर एग्जिस्ट अ सेट ऑफ क्रिस्टल। हर किसी डिफ्रैक्टेड बीम के लिए क्या करेगा, एक सेट ऑफ क्रिस्टल लैटिस। ठीक है, क्रिस्टल लैटिस के प्लेन्स का एक सेट आपका एग्जिस्ट करेगा, सच डेट वो जो प्लेन होगा क्रिस्टल लैटिस में उस डिफ्रैक्टेड बीम के लिए ऐसा काम करेगा एक मिरर की तरह। जैसा क्या होता है, जैसे कि आपके मिरर में, जैसे मिरर में आपका क्या होता है, जब आपकी लाइट रे पड़ती है तो लाइट रे जो आपकी होती है, जब आपकी यहाँ पर इंसिडेंट हुई मिरर पर, तो आपकी क्या होती है, रिफ्लेक्ट कर जाती है सेम एंगल से, ये आपकी नॉर्मल होती है, सेम एंगल से थीटा आई इक्वल टू थीटा आर आपका होता है। तो यही ब्रैक्स लॉ ने क्या, देखो ब्रैक्स क्या है, मैं आपको बता दूं, ब्रैक्स आपके वही मटेरियल साइंटिस्ट से आपके, ठीक है, उनके नेम उन्होंने खोज की थी, उन्होंने आपका एक्सपेरिमेंट किया। मैंने आपको पहले ही बताया, ये खुद में बहुत बड़े टॉपिक है आपका एक्स रे डिफ्रैक्शन का, काफी सारी चीजें हैं, ये नहीं कि डायरेक्टली ब्रैक ने कर दिया हो गया। इनसे पहले भी साइंटिस्ट हुए, उन्होंने कुछ आइडिया दिया, उनके बाद कुछ हुए, पूरी एक चेन चली आई, उसके बाद ब्रैक्स ने क्या करा, ये ब्रैक्स लॉ दिया, और ब्रैक्स लॉ के लिए भी इनको क्या मिला, नोबेल प्राइज मिल चुका था। ठीक है, इनको भी मिला। तो केवल मेरे को यहाँ पर आपको इंजीनियरिंग मटेरियल्स हम पढ़ रहे हैं, तो केवल आइडिया लेना है कि ब्रैक्स लॉ क्या होता है, एक्स रे डिफ्रैक्शन क्या होता है, अंदर डेप्थ में नहीं जाना है किसी भी बच्चे को। ठीक है, तो ब्रैक्स लॉ आपका क्या है, कोई बच्चे पूछे कि ब्रैक्स क्या है, ब्रैक्स कैसे नाम आया, तो यार समझ लीजिए ये क्या थे, साइंटिस्ट थे। ठीक है, दो साइंटिस्ट थे आपके, उनके नेम पर आपको उन्होंने मिलकर काम किया था, उनके नेम पर ब्रैक्स लॉ रखा गया। ठीक है, शॉर्ट में समझ लीजिए। तो इन्होंने क्या कहा, इन्होंने बच्चों कहा कि फॉर एवरी डिफ्रैक्टेड बीम देयर एग्जिस्ट अ सेट ऑफ क्रिस्टल लैटिस, कि हर एक डिफ्रैक्टेड बीम के लिए क्रिस्टल लैटिस में एक ऐसे आपका प्लेन्स का सेट आपका एग्जिस्ट करेगा जो कि क्या करेगा, एक मिरर की तरह काम करेगा। देखिए, सच डेट द डिफ्रैक्टेड बीम, जो डिफ्रैक्टेड बीम है आपका, अपीयर्स टू बी स्पेक्युलरली रिफ्लेक्टेड, यानी जैसे मिरर से रिफ्लेक्शन होता है ऐसे ही वो हमें क्या लगेगा कि वो जो आपका डिफ्रैक्टेड बीम है, वो डिफ्रैक्टेड बीम आपका क्या हो गया, रिफ्लेक्ट हो गया फ्रॉम किससे, फ्रॉम द दिस सेट ऑफ प्लेन्स। ठीक है, तो जैसा मैंने आपको बताया, ये आपको एक प्लेन दे रखा है। ठीक है, यहाँ से आपकी एक्स रे आ रही है और यहाँ पर क्या हो रहा होगा, स्कैटरिंग हो रही होगी हर डायरेक्शन में, और यहाँ पर क्या होगा, इस डायरेक्शन में आपकी बना ली क्या, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बना लिया, और उन्हीं को हमने क्या बोल दिया, डिफ्रैक्टेड बीम बोल दिया। अब आप देखिए, यहाँ पर मैंने मिरर वाला केस दिखाया था आपको, जब आपका मिरर होता है और लाइट रे यहाँ से आती है और आपकी रिफ्लेक्ट कर जाती है, और ये देख लीजिए, तो कैसा है, आपकी सिमिलैरिटी दिख रही है, वही उन्होंने कहा, सेम उन्होंने भी यही आपका क्या दिया था, इन्होंने भी यही आपका कॉन्सेप्ट दिया कि आपका ऐसा सेट ऑफ प्लेन एग्जिस्ट करेगा जिसमें मुझे क्या लगेगा, जो डिफ्रैक्टेड बीम है ऐसा लगेगा कि वो आपके रिफ्लेक्ट हो गया है एक तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो थीटा आपका दे रखा है, ये थीटा है आपका जो एक्सरे इस प्लेन के साथ बना रही है। ठीक है, इसको हमेशा याद रखना, माइंड में हमेशा याद रखना, भूलना मत। ठीक है, क्यों, क्योंकि जब क्वेश्चन आएंगे तो आपको यही कंफ्यूज करेगा थीटा में, कहीं थीटा आपको ये दे देगा, कभी आपको डिफ्लेक्टेड का दे देगा, कभी आपको अलग अलग नाम से इसे बोल देगा। तो हमेशा याद रखना कि आपका जो थीटा है वो कौन सा होता है, आपका जो आपका एक्सरे प्लेन के साथ बना रही होती है। ठीक है, वो थीटा में लेना होता है। तो स्पेकुलर रिफ्लेक्शन की बात जैसे यहाँ पर कही थी, तो क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंट एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है, और तीनों एक ही प्लेन में लाई करती हैं। आपके लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जो होते हैं वो यहाँ लगती है, सेम आपकी वही कंडीशन आपकी इसमें फॉलो होती है। ठीक है, तो पहला पार्ट ब्रैक्स लॉ का समझ में आ गया, बिल्कुल समझ आ गया। अब दूसरा पार्ट जो है इसकी डेरिवेशन का है। ठीक है, ब्रैक्स लॉ का जो दूसरा पार्ट है वो क्या है, इसकी डेरिवेशन का है। अब बच्चों डेरिवेशन में कुछ नहीं बचा, कुछ भी नहीं बचा डेरिवेशन में। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर पहले देख लीजिए, ये मेरा मटेरियल के अंदर प्लेन 1 था जिसमें एटम अरेंज थे, ये मेरा प्लेन 2 था। ठीक है, ये मेरा प्लेन 2 था, यहाँ पर मेरा एक एटम, मान लीजिए यहाँ पर आपके एटम्स अरेंज हैं। ठीक है, मैंने एक एक एटम दिखा दिया।
यहाँ से ये एक्स रे आ रही है, यहाँ पर आपकी डिफ्रैक्टेड बीम बोल दीजिए, रे बोल दीजिए, ठीक है। अब क्या हुआ, ये एंगल बना रही है थीटा आपका किसके साथ, प्लेन के साथ। अब मैंने आपको पीछे बताया था कि दो प्लेन्स के बीच में जो डिस्टेंस होगा वो क्या होता है, इंटरप्लेनर डिस्टेंसिंग या स्पेसिंग। इसीलिए मैंने आपको पहले क्या बताया था, इंटरप्लेनर डिस्टेंसिंग बताया था, कि जिससे आगे यहाँ पर यूज हो तो आपको एकदम से डाउट ना आए कि सर ये इंटरप्लेनर स्पेसिंग क्या हो गया। तो दो प्लेन्स के बीच में आपका जो डिस्टेंस है, पैरेलल प्लेन्स है, इनके बीच का डिस्टेंस क्या हुआ, डी एच के एल। यहाँ से एक्स रे आई, यहाँ से डिफरेंट। तो पार्ट 2 क्या कहता है आपका ब्रैग्स लॉ का, कि ये इन्होंने एक एक्सप्रेशन दे दिया, जो भी इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया था उस बेसिस में इन्होंने एक एक्सप्रेशन दे दी, एक इक्वेशन दे दी कि एन लैम्डा इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ डी एच के एल इंटू साइन थीटा। यहाँ पर जो थीटा है, याद रखना ये थीटा कौन सा है, जो आपका एक्स-रे और प्लेन के साथ बनेगा, बीच में बनेगा। इसी इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं, ब्रैग्स लॉ बोलते हैं, ठीक है। तो यही है आपका क्या, ब्रैग्स लॉ, ठीक है। अब इसका डेरिवेशन, ये इक्वेशन आई कैसे, वो थोड़ा यहाँ देख लेते हैं। उससे पहले हम जान लेते हैं कि इस इक्वेशन में टर्म्स क्या क्या है। लैम्डा जो है आपका वेवलेंथ ऑफ द इनकमिंग एक्स-रे, जो एक्स से आ रही है उसकी वेवलेंथ है आपकी। एन क्या है, ऑर्डर ऑफ डिफ्रैक्शन, ठीक है, ऑर्डर ऑफ डिफ्रैक्शन। अब कंफ्यूज मत होना कि डिफ्रैक्शन क्या है, किस ऑर्डर का डिफ्रैक्शन हो रहा है, वन ऑर्डर का, सेकंड ऑर्डर का, ठीक है, वो हम बात करेंगे, ठीक है। वो क्या है आपकी, एन क्या है, ऑर्डर ऑफ डिफ्रैक्शन। दूसरा आपका क्या है, इंटर डी एच के एल किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, इंटरप्लेनर स्पेसिंग। थीटा आपका क्या है, सबसे इंपोर्टेंट, मोस्ट इंपोर्टेंट क्या है, थीटा को याद रखना है। दोबारा फोकस इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि थीटा आपका बहुत इंपोर्टेंट है। एंगल विद द प्लेन, बस ये पॉइंट याद रखना, एंगल विद द प्लेन। दूसरा मैं आपको यही बता दूं, कभी कभी आपका क्वेश्चंस में जो लिखा हुआ आएगा, कभी तो बोल देगा एंगल विद द प्लेन, तो सिंपल थीटा हो गया। कभी कभी इसको आपका नाम बोलेगा, कभी कभी आपको इसका नाम क्या बोलेगा, ब्रैग्स एंगल। कभी कभी आपके उसमें क्वेश्चन में लिखा आ जाएगा, कहीं के ऊपर लिखा हो ब्रैग्स एंगल, उसका मतलब भी यही है आपका, कौन सा, आपका एक्स रे और प्लेन के बीच का एंगल। कभी कभी इसको दूसरे नाम से बोल देगा डिफ्रैक्शन एंगल। तो याद रखिएगा कि अगर ये टर्म्स आपको मिल जाए न्यूमेरिकल में लिखी हो तो घबराना मत, ठीक है, उनका मतलब एक ही है। या कभी कभी आपको बोल देगा, इसका तीसरा नाम जो होता है वो होता है ग्लेंसिंग एंगल, ठीक है। और कभी कभी आपका क्या बोलेगा, देखो ये जो मैंने अभी आपको पीछे ब्रैग्स का फर्स्ट लॉ बताया था, उसमें बोला था कि जो डिफ्रैक्टेड रे है, जो डिफ्रैक्टेड रे है वो हमें कैसी दिखाई देती है, कि वो आपकी रिफ्लेक्ट हुई है। तो कभी कभी इसको रिफ्लेक्शन एंगल भी बोल देता है, कभी कभी आपको कहीं पर क्या बोल देगा, रिफ्लेक्शन एंगल भी बोल देगा, इसी को रिफ्लेक्शन एंगल। तो अलग अलग नाम से आपका क्वेश्चन में दे सकता है, पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो आपका देखो ये बस क्या, देखो यही है डेरिवेशन, बस 2 लाइन का डेरिवेशन है ये, बस। क्योंकि बाकी सारी चीजें मैं आपको पीछे बता चुका हूँ, डेरिवेशन कुछ बचा ही नहीं। यहाँ देख लीजिए, एक रे मेरी ये आ रही है, डायग्राम देख लीजिए, एक रे आ रही है आपकी, ये आपकी डिफ्रैक्ट हो गई या रिफ्लेक्ट हो गई यहाँ पर। दूसरी रे मेरी ये आ रही है, यहाँ पर जो एटम्स है इससे आपकी टकराई और आपकी स्कैटर होने के बाद यहाँ पर चली गई। अब यहाँ पर देख लीजिए, ये रे जो आपकी चल रही है, ये जो फर्स्ट रे है और ये जो सेकंड रे है, फर्स्ट रे देखिए यहाँ से चली 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 ओ तक, सेकंड रे चली 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 आपकी पी तक। तो दोनों ने आपका यहाँ तक जो डिस्टेंस कवर बराबर करा। लेकिन जो फर्स्ट रे थी ओ से आपकी क्या करी, डिफ्रैक्ट हो गई या रिफ्लेक्ट हो गई, ठीक है। उसने यहाँ से अपना रास्ता बदल लिया, यहाँ चली। लेकिन आपने क्या करा, पी सेकंड वाली को देखिए, सेकंड जो आपकी एक्स रे आ रही थी, इसने आपका यहाँ पर जो एटम था क्यू पर, इतना डिस्टेंस इसने एक्स्ट्रा चला, पी क्यू वाला डिस्टेंस एक्स्ट्रा चला, फिर इसने क्यू आर डिस्टेंस एक्स्ट्रा चला। उसके बाद जो आपकी ओ से जो फर्स्ट रे आपकी चल रही थी और यहाँ आर से जो सेकंड रे चल रही है, फिर ये आप इसमें क्या करेंगे, बराबर डिस्टेंस आपका क्या करेंगी, चलेंगी। तो यहाँ पर क्या हुआ, एक पार्ट डिफरेंस आया वन के बीच में और आपका सेकंड के बीच में, क्या आया बच्चों, एक पार्ट डिफरेंस आया। आप सभी बच्चों को फील हो गया होगा कि हाँ सर जी पार्ट डिफरेंस आया, वन वाली ने कम डिस्टेंस यानी कम पाथ चला है और सेकंड वाली ने ज्यादा पाथ चला है। तो सेकंड वाली ने कितना पाथ चला है बच्चों, पी क्यू प्लस क्यू आर। तो पार्ट डिफरेंस टोटल कितना आया, पी क्यू प्लस क्यू आर, समझ में आया। तो वहीं देखो मैंने यहाँ लिख रखा है कि दोनों रेस के बीच में पार्ट डिफरेंस कितना हुआ, पार्ट डिफरेंस आपका हो गया पी क्यू प्लस क्यू आर। क्लियर हो गया, बिल्कुल क्लियर हो गया सर जी। अब ये पी क्यू प्लस क्यू आर की वैल्यू आपको मतलब एक्सप्रेशन लिख देना है। तो क्या है, आपको ये एंगल थीटा दे रखा है, तो हमने क्या करा, थोड़ी सी ज्योमेट्री लगा दी जो हमने पढ़ रखी है। यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करा, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करा आपका, ठीक है। ये एंगल थीटा था, ये पूरा एंगल 90 होगा, तो ये 90 माइनस थीटा होगा, ये वाला एंगल, ठीक है। और ये एंगल पूरा 90 है, तो ये वाला एंगल कितना आ गया, थीटा आ गया। तो यहाँ पर हमने क्या लगा दिया, साइन लॉ लगा दिया, ठीक है। सभी बच्चे यहाँ पर साइन लॉ लगा सकते हैं, वैसे कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए एक बार, कोई बड़ी बात नहीं है।
सॉरी, एक थोड़ा ऐसे बना लीजिए। ठीक है, ये एंगल 90 है आपका, ये थीटा है आपका, और ये जो आपका है ये देखिए, ये जो है आपका ये डी एच के एल है। ठीक है, और आपको क्या निकालना है, पी क्यू, ये आपका क्या है, पी क्यू है। तो यहाँ पर आप लगा दीजिए साइन थीटा इक्वल टू पी क्यू अपॉन डी एच के एल आएगा। तो यहाँ से आप पी क्यू लिख सकते हो, पी क्यू इक्वल टू डी एच के एल इंटू साइन थीटा। ठीक है, सेम हमने क्या करा, क्यू आर वाले ट्रायंगल के लिए कर दिया, ओ क्यू आर के लिए। तो वहां पर भी क्या आया बच्चों, डी एच के एल साइन थीटा, क्यू आर भी डी एच के एल साइन थीटा, और दोनों को ऐड करा तो कितना आ गया, टू डी एच के एल साइन थीटा। देखिए राइट हैंड साइड जो ब्रैकेट्स लॉ था आपका, उसमें यही लिखा हुआ था, ये देखिए यहाँ पर। तो टू डी एच के एल साइन थीटा। अब ये राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड एन लैम्डा कैसे आया, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया था कि जो एक्सरे आपकी यहाँ पर डिफ्रैक्ट हुई है, हम कौन सी वाली लेते हैं, वो जो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनाती हैं। और अभी मैंने आपको पूरा डेरिवेशन कराया था बच्चों कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तो पार्ट डिफरेंस की वैल्यू कितनी होती है, एन लैम्डा। यहाँ बस मैंने एक लाइन लिख दिया कि फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पार्ट डिफरेंस कितना होता है, एन लैम्डा। यहाँ पर अगर मैं डायरेक्टली आपसे बोल देता तो आधे से ज्यादा बच्चों को कंफ्यूजन हो जाता कि सर ये आपने एन लैम्डा डेरिवेशन में कैसे लिख दिया। इसीलिए मैंने आपको पहले बता दिया था कि आपका कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है आपके एक्स रे डिफ्रैक्शन में, और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के केस में जो पार्ट डिफरेंस होता है वो एन लैम्डा होता है। एन लैम्डा कैसे आया वो मैंने आपको पूरा ड्राइव करके पीछे बता दिया है। तो यहाँ पर अब किसी भी बच्चे को डाउट नहीं आना चाहिए, ठीक है, और आएगा भी नहीं, ठीक है, क्योंकि सारी चीजें आपको क्लियर कराई गई हैं। तो डायरेक्टली मैंने क्या लिख दिया कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है तो आपका पार्ट डिफरेंस कितना होगा, एन लैम्डा। और टू डी एच के एल मेरे पास साइन थीटा क्या था, पार्ट डिफरेंस दे रखा था। दोनों पार्ट डिफरेंस दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। बिल्कुल होंगे सर, बिल्कुल सही कहा, दोनों आपस में बराबर होंगे। तो एन लैम्डा इक्वल टू कितना आ गया, टू डी एच के एल साइन थीटा। यही आपका क्या है बच्चों, यही आपका ब्रैग्स लॉ है। ठीक है, डेरिवेशन समझ में आ गया सब बच्चों को, सभी बच्चों को डेरिवेशन समझ में आ गया। यहाँ तक किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन, कोई पॉइंट ऐसा जो समझ में ना आया हो, नहीं होगा। ठीक है, अगर डाउट आता है तो आप लिख दीजिएगा, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, हो सकता है कुछ पॉइंट ऐसे रह गए हो जहाँ पर आपको नहीं समझ में आया हो और क्लियर नहीं हो पा रहा हो, तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, या फिर आप क्या करिएगा, एक बार वीडियो को दोबारा देखिएगा, क्योंकि आप दोबारा देखेंगे तो आपको दोबारा हो सकता है कि वो डाउट क्लियर हो जाए। ठीक है, वैसे कोई पॉइंट मैंने छोड़ा नहीं है, ठीक है, सारे पॉइंट आपको क्लियर कराए हैं। तो यहाँ तक ब्रैग्स लॉ आप सभी लोगों को समझ में आ गया, बिल्कुल समझ में आ गया। अब बात कर लेते हैं ये क्या चीज़, अरे यहाँ पर कोई बात नहीं, कोई बात नहीं बच्चों, यहाँ पर कुछ मैटर लिखना था वो रह गया, लेकिन कोई बात नहीं, बस जो समझाना है वो मैं आपको समझा देता हूँ। ठीक है, तो देखो क्या है कि जो ब्रैग्स लॉ है, थोड़ा आज लिखने में थोड़ा गड़बड़ कर रहा है ये, पर कोई बात नहीं। ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं है कि जो हर प्लेन आपका क्रिस्टल का, मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ, लिख के समझा देता हूँ, जो हर प्लेन आपका जो क्रिस्टल का है वो आपका डिफ्रैक्शन कराई कराए और आपका वहां पर हमारा ब्रैग्स लॉ सेटिस्फाई हो जाए, ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, तो ब्रैग्स लॉ क्या है, एक आपकी नेसेसरी कंडीशन हम बोल सकते हैं कि ब्रैग्स लॉ आपकी प्रॉपर्टीज पता करने के लिए, एक्स रे डिफ्रैक्शन के लिए क्या है, एक नेसेसरी कंडीशन है, बट हम कह सकते हैं सफिशियंट नहीं है। सफिशियंट इसलिए नहीं है क्योंकि जरूरी नहीं है कि आपके जो मटेरियल है उसमें हर प्लेन जो है आपका वो ब्रैग्स लॉ की वाली कंडीशन को सेटिस्फाई करो और ब्रैग्स लॉ आपका सेटिस्फाई हो पाए वहां पर। हो सकता है वहां कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ना ही हो सकता है कि वहां डिफ्रैक्टेड रे ही नहीं बन रही हो, तो ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो इस टेबल में आपको वही बताया हुआ है कि कहाँ कहाँ पर आपका डिफ्रैक्शन होगा और किस किस प्लेन के लिए आपका डिफ्रैक्शन नहीं होगा। ठीक है, तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि अगर आपका बीसीसी क्रिस्टल स्ट्रक्चर है, बीसीसी बॉडी क्यूबिक सेंटर, तो मैंने जैसा बताया प्लेन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एच के एल से। ये क्या है, मिलर इंडिसेस हैं आपके एच के एल, इतना तो समझ में आ गया होगा। तो अब क्या होगा इस प्लेन का जो है, तो बीसीसी क्रिस्टल में अगर एच के एल की वैल्यू एच प्लस के प्लस एल अगर आपकी ऑड नंबर आती है तो उनके उस केस में आपका डिफ्रैक्शन नहीं होगा। ठीक है, ऑड नंबर मतलब मान लीजिए 1 1 1 प्लेन दे रखा है और उसको मैंने देखा एच प्लस के प्लस एल आपका 1 + 1 3 आ रहा है, तो इस प्लेन के लिए डिफ्रैक्शन होगा ही नहीं और ब्रैग्स लॉ हम नहीं लगा पाएंगे। ठीक है, सिर्फ डिफ्रैक्शन ही नहीं हो रहा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ही नहीं हो पा रहा, हमें डिफ्रैक्टेड बीम ही नहीं मिल पा रहा, तो हमारा वो नहीं लगा पाएंगे। ठीक है, और लेकिन आपका एच प्लस के प्लस एल आपका इवन हो गया, मान लीजिए यही प्लेन हो गया 1 1 0, तो उसके लिए आपका डिफ्रैक्शन हो जाएगा और हम इजीली आपका क्या कर पाएंगे, ब्रैग्स लॉ को लगा पाएंगे। इसीलिए मैंने बोला नेसेसरी कंडीशन है, कर सकते हो, बस सफिशिएंट नहीं है कि इससे हमें पता ही पता चल जाए। ठीक है,
दूसरा आपका FCC क्रिस्टल है तो आपका क्या होगा, HKl कैन हैव बोथ इवन एंड ऑड। अगर आपके इवन और ऑड इंटीजर, मान लीजिए HKl अगर आपका 1, ठीक है, और 2, सॉरी कॉमन नहीं आएगा, 1 2 3 ये दे रखा है, इवन भी आ गया ऑड भी आ गया, तो उस केस में अगर FCC अगर अगर आपका क्रिस्टल स्ट्रक्चर है तो डिफ्रैक्शन नहीं होगा। अगर आपके ये दोनों आपके क्या है, या तो ऑल इवन हो, सारे के सारे क्या हो, इवन हो, या फिर सारे के सारे आपके क्या हो, ऑड हो, उस केस में FCC के केस में क्या हो जाएगा, डिफ्रैक्शन हो जाएगा। सेम आपका हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग के लिए बोल रखा है SCP के लिए कि H+2 के अगर आपका 3n के बराबर है तो आपका हो जाएगा, अगर ये आपका ऑड L आपका क्या है, ऑड हो, ये आपका 3n के बराबर हो, L ऑड हो, तो ये आपका डिफ्रैक्शन नहीं होगा, सॉरी नहीं होगा। और इसको छोड़कर जितने भी केस होंगे उन केस में डिफ्रैक्शन हो जाएगा। तो यहाँ पर केवल आपको इतना समझाना था कि ऐसा जरूरी नहीं है कि हर प्लेन के लिए आपका डिफ्रैक्शन हो जाए, ठीक है। मटेरियल के अंदर उसके क्रिस्टल स्ट्रक्चर पर डिपेंड करता है कि उसके में जो प्लेन्स हैं किस प्लेन पे हम ले रहे हैं, और आपका क्या क्या कंडीशन है, उन सब चीज़ों पर डिपेंड करता है कि डिफ्रैक्शन होगा या नहीं होगा। तो यहाँ आपको शॉर्ट में बता दिया कि BCC के केस में कब डिफ्रैक्शन नहीं होगा और कब डिफ्रैक्शन होगा। तो यहाँ पर आपका एक डाउट और क्लियर हो गया होगा, जो भी आपका माइंड में रहा हो, या यहाँ पर आपको एक नया कॉन्सेप्ट और समझ में आ गया, ठीक है। यहाँ से आपको ये समझ में आया कि हाँ जरूरी नहीं है कि डिफ्रैक्शन आपका हर किसी के लिए हो जाए, हर प्लेन के लिए हो जाए, ऐसा जरूरी नहीं है मटेरियल में, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, बिल्कुल क्लियर हो गया। अब बात कर लेते हैं न्यूमेरिकल्स की, आपको कुछ प्रैक्टिस करा दी जाए न्यूमेरिकल्स की, ठीक है। यहाँ से हम प्रैक्टिस कर लेते हैं कुछ न्यूमेरिकल से, जिससे कि क्या होगा, आपको एक आइडिया लग जाएगा, पता चल जाएगा कि अगर एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है तो किस तरीके से हमको सॉल्व करना है, ठीक है। तो पहला देख लीजिए, आपका न्यूमेरिकल दे रखा है कि आपको बोला है BCC क्रिस्टल स्ट्रक्चर, ठीक है। क्वेश्चन मैंने पूरा नहीं लिखा यहाँ पर, केवल शॉर्ट में लिख दिया है। और दूसरा आपको ब्रैग्स एंगल, देखो मैंने बोला था क्वेश्चन में किसी भी नाम से दे सकता है, ठीक है। यहाँ पर क्या दे रखा है आपको, ब्रैग्स एंगल, यानी कि ब्रैग्स एंगल कौन सा आपका, जो आपका ये एक्सरे आ रहा था, जो आपका एक्सरे यहाँ पर आ रहा था, और ये जो आपका एंगल प्लेन के साथ बना रहा था, यही ब्रैग्स एंगल था, डिफ्रैक्शन एंगल, ग्लेंसिंग एंगल, बहुत सारे नाम मैंने आपको बताया, किसी भी नाम से आएगा तो इसी एंगल को लेंगे, ठीक है। यानी कि आपको क्या दे रखा है, थीटा आपको दे रखा है। मिलर इंडिसेस आपको दे रखे हैं प्लेन के 110, आपको ए दे रखा है। अब आपको क्या निकालना है, इसमें लैम्डा निकालना है, फाइंड लैम्डा, यानी कि जो हम वेवलेंथ यूज कर रहे हैं, ठीक है। सिंपल है, कुछ नहीं है कि सारे के सारे न्यूमेरिकल एक ही फॉर्मूले पाएंगे, एन लैम्डा इज इक्वल टू 2DHKL इंटू साइन थीटा। बस ये फॉर्मूला याद होगा, कोई भी तीन चीज आपको दे रखी होंगी, चौथी चीज आपको निकालनी पड़ेगी, बाकी आपकी कुछ नहीं है, ठीक है। कभी लैम्डा दे देगा, टू डी दे देगा, ए दे देगा, कुछ ना कुछ दे रखा होगा, कोई ना कोई आपकी एक चीज निकालनी पड़ेगी। अब यहाँ देख लीजिए आपको क्या क्या पता है। अब यहाँ आपको आपको थीटा पता है, ठीक है, लेकिन मिलर इंडिसेस पता है। देखिए मिलर इंडिसेस पता है लेकिन आपको डी नहीं पता, लैम्डा आपको निकालना है और आपको एन नहीं पता। तो सभी बच्चे ध्यान से सुने, जब भी आपको क्वेश्चन में, जब भी आपको क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन ना रखा हो, ठीक है, जब भी आपका लिख देता हूं मैं, व्हेन नथिंग इज मेंशन, जब भी क्वेश्चन में आपको कुछ भी मेंशन ना कर रखा हो, अबाउट, व्हेन नथिंग इज मेंशन अबाउट ऑर्डर ऑफ डिफ्रैक्शन, जब कभी मैं आपका मेंशन ही ना किया हो कि मेरा किस ऑर्डर का डिफ्रैक्शन है, तो उस केस में आप हमेशा n इक्वल टू क्या लेंगे, 1। तो यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं आपका मेंशन नहीं किया हुआ है, तो हम n को क्या करेंगे, 1। तो n 1 हो गया, लैम्डा निकालना है, d नहीं पता मेरे को, थीटा पता, अब d निकालना है। तो d मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि d आपका क्या होता है, इंटरप्लेनर स्पेसिंग या डिस्टेंसिंग, उसका फॉर्मूला क्यूबिक के लिए कितना होता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं DHKL आपका इक्वल टू a अपॉन अंडर रूट h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर l स्क्वायर। और ये तो बहुत अच्छी बात हो गई, h और k और l की वैल्यू मुझे दे रखी है, ये मिलर इंडिसेस में h, ये मेरा k और ये मेरा l। क्या मैं यहाँ से d निकाल सकता हूँ, बिल्कुल कहा सर जी। a की वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है 3.15 एंगस्ट्रॉम। क्या मैं इजीली यहाँ से आपका d की वैल्यू निकाल सकता हूँ, बिल्कुल निकाल सकता हूँ। और यहाँ से मैंने फॉर्मूले में लगाया और मेरे पास d की वैल्यू आ गई। अब मेरे पास क्या है, n की वैल्यू 1 रख दी, लैम्डा निकालना है, ठीक है, 2 मेरा फॉर्मूले में होता ही है, d की वैल्यू मैंने निकाल ली और साइन 20.2 मैंने आपका कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लिया, और यहाँ पर मेरा लैम्डा की वैल्यू आ गई 1.58 एंगस्ट्रॉम। क्या न्यूमेरिकल समझ में आया, कितना ईजी न्यूमेरिकल था। कोई भी न्यूमेरिकल आएगा क्या आप इजीली कर पाएंगे, यस और नो में बताइए, यस सर कर पाएंगे, नो का तो जवाब ही नहीं है, आराम से कर पाएंगे, ठीक है। कुछ और एग्जांपल और देख लेते हैं जिससे आपको आइडिया लग जाए, कुछ 2-3 क्वेश्चन और कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ देख लीजिए, यहाँ देख लीजिए, ठीक है। आप एक बार इन क्वेश्चंस को घर पे और ट्राई कर लीजिएगा। एक बार आप क्या कीजिएगा, अब आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज कीजिए, यहाँ पर पॉज करने के बाद पहले इन क्वेश्चंस को खुद ट्राई कीजिए, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या आपका आंसर सही आया है या गलत आया है, ठीक है। और हम आपको यहाँ पर बता दें, जितने भी क्वेश्चन है एक बार आप वीडियो को पॉज करके खुद ट्राई जरूर कीजिएगा। अब देखो क्या बोल रहा है, डिटरमाइन द इंटरप्लेनर स्पेसिंग,
यानी कि आपको DHKL निकालना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। व्हेन अ बीम ऑफ एक्सिस ऑफ वेवलेंथ, आपको लैम्डा दे रखा है, डायरेक्टेड टुवर्ड अ क्रिस्टल एट एन एंगल, आपको थीटा दे रखा है, ठीक है। सबसे पहले ब्रैकेट्स में लिख दीजिए एन लैम्डा इक्वल टू 2D साइन थीटा, ठीक है। अब आपको यहाँ पर कुछ भी मेंशन नहीं है, नथिंग इज मेंशन अबाउट ऑर्डर ऑफ डिफ्रैक्शन, ठीक है। ऑर्डर ऑफ डिफ्रैक्शन के बारे में आपको कुछ भी मेंशन नहीं है, तो एन कितना ले लोगे 1, तो यहाँ पर 1 रख दीजिए। लैम्डा आपको कितना दे रखा है 1.54, 1.54 इंटू 10⁻⁻10 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई DHKL आपको क्या करना है, निकालना है, मल्टीप्लाई बाई साइन आपका कितना आ जाएगा 20.3। क्या यहाँ से आप DHKL निकाल पाएंगे? बताइए कितना आएगा निकाल के। मैं कैलकुलेटर से इसे सॉल्व करता हूँ और आपको बताता हूँ कितना आता है, ठीक है। मुझे पहले ही सॉल्व करके रख लेना था, पर कोई बात नहीं, थोड़ा सा टाइम लगेगा, पर आप अपने आप एक बार ट्राई कीजिएगा और आप आंसर निकाल पाएंगे, ठीक है। केवल आपको बताना था कि किस तरीके से आपके न्यूमेरिकल्स सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से मेरा जो आंसर आ रहा है वो आपका आ रहा है 2.21 मल्टीप्लाई 10⁻⁻1। एक बार चेक कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ से आपका DHKL की वैल्यू आपको मिल जाएगी, ठीक है। यहाँ से आपको किसकी वैल्यू मिल जाएगी, DHKL की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। समझ में आ गया कैसे सॉल्व करना है न्यूमेरिकल को? समझ में आ गया। सॉरी, ये 10⁻⁻10 अगर एंगस्ट्रॉम लिख रहे हैं तो ये नहीं आएगा, ठीक है। अगर आप मीटर में लिख रहे हो 2.21 मल्टीप्लाई 10⁻⁻10 मीटर, ठीक है। मैंने एंगस्ट्रॉम लिख दिया था तो ये 10⁻⁻10 नहीं आएगा। तो क्या समझ में आ गया क्वेश्चन कितना ईजी है और कितने सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। कोई भी न्यूमेरिकल आएगा तो आप कर पाएंगे। ये वाला न्यूमेरिकल एक बार देख लीजिए, एक बार ट्राई कीजिए अपने आप एक बार। इस बार मैं आंसर नहीं निकालूंगा, आप केवल केवल मैं आपका एक्सप्रेशन लिख के बता दूंगा और बाकी आपको आंसर निकालना है इसका, ठीक है। यहाँ देखिए क्या दे रखा है, लैम्डा दे रखा है, आपको डी दे रखा है D200 आपको, ठीक है। इसके लिए हम क्या करना है, द रिफ्लेक्शन एंगल आपको दे रखा है, देखो क्या निकालना क्या है, यूनिट सेल का साइज यानी ए निकालना है। दूसरा यहाँ देखो रिफ्लेक्शन एंगल बोल दिया रिफ्लेक्शन एंगल बोल दिया, यानी कि थीटा की ही बात कर रहा है, जो आपका एक्स और प्लेन के बीच, मैंने बताया ना अलग अलग नेम से आपको दे देगा। सिंपल क्या करना है, एन लैम्डा इक्वल टू 2D साइन थीटा, बिल्कुल ठीक बात है सर जी, लिख लेंगे। एन नहीं दे रखा 1, लैम्डा 0.58, ठीक है, एंगस्ट्रॉम में रहने दो। 2 मल्टीप्लाई बाय D200, ठीक है, और इंटू साइन 9.5। क्या यहाँ से सभी बच्चे D200 निकाल पाएंगे? क्या यहाँ से इंटरप्लेनर स्पेसिंग निकाल पाएंगे? बिल्कुल निकाल पाएंगे। और डी का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, DHKL आपका कितना होता है सर जी, DHKL होता है A/√में h² प्लस k² प्लस L²। यहाँ देखिए डी के नीचे क्या लिखा हुआ है 200, यानी किस प्लेन की बात कर रहा है, 200 प्लेन की बात कर रहा है। h की वैल्यू कितनी हो गई 2, k की वैल्यू 0, L की वैल्यू 0। तो यहाँ से आप करोगे तो DHKL जो आपका आया वो A/√, में आप करोगे तो 2 आपका आ जाएगा 4 प्लस 0 प्लस 0, तो A/2 आ जाएगा, ठीक है। DHKL की वैल्यू आपने यहाँ निकाल ही ली थी, यहाँ पर A/2 रखिएगा, जो भी वैल्यू आएगी उसमें आप क्या कर देना 2 का मल्टीप्लाई कर देना और आपको क्या मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा। क्या समझ में आया न्यूमेरिकल कैसे करना है? यहाँ पर आप सॉल्व करके आंसर निकाल लीजिएगा। एक और एग्जाम्पल देख लो। इतने सारे एग्जाम्पल क्यों करा रहे हैं सर जी, जिससे आपको आइडिया लग जाए, क्योंकि एक बार हमने आपका क्या करा, लैम्डा निकाल लिया, एक बार हमने यूनिट सेल का साइज निकाल लिया, ठीक है। एक और देख लेते हैं जिसमें हमें क्या निकालना है, ब्रैकेट्स एंगल निकालना है, ठीक है। तो आपके जिस जिस टाइप से क्वेश्चन बन सकते हैं उस टाइप पे मैंने एक एक क्वेश्चन आपको करा दूं, जिससे कि आपके सामने कोई और क्वेश्चन है तो आप उसको कर पाओ, ठीक है। तो ये वाला देख लेते हैं, यहाँ पर क्या निकालना है, थीटा, क्योंकि तो पहले क्वेश्चन में लैम्डा निकलवाया मैंने आपसे, दूसरे में ए निकलवा लिया और आपका डी भी निकलवा दिया, ठीक है। और दूसरी कंडीशन क्या बन सकती है, तीसरी कि थीटा पूछ सकता है। तो तीनों टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पर करा दिए, जिससे कि एग्जाम में अगर कोई भी न्यूमेरिकल आए तो आप इजीली सॉल्व कर पाए, ठीक है। तो ये देख लीजिए, कैलकुलेट द थीटा, थीटा निकालना है, प्लेन आपको दे रखा है 1 1 1, यानी कि एच की वैल्यू कितनी हो गई 1, के की वैल्यू कितनी हो गई 1 और एल की वैल्यू कितनी हो गई 1। यहाँ से मैंने ये इन्फॉर्मेशन निकाल ली। ए मुझे दे रखा था 3.57 एंगस्ट्रॉम, तो ए और एच के एल से मैं क्या निकाल सकता हूँ सर जी, हमारे पास फॉर्मूला होता है DHKL इज इक्वल टू A/√, में h² प्लस k² प्लस L², ठीक है। तो DHKL की कितनी आ जाएगी 3.57
अपॉन आप यहाँ कर दीजिए 1+1+1, क्योंकि DHKL कितना आ जाएगा बच्चों, DHKL आ जाएगा 3.57 अपॉन √3। ठीक है, एक्सपोज टू एक्सरेज वेवलेंथ, एक्सरेज, क्योंकि अभी तक मैंने जितना क्वेश्चन पढ़ा उससे मैं कितनी इन्फॉर्मेशन निकाल सकता था वो मैंने क्या करा, साथ के साथ में करता चला गया। अब मुझे कह रहा है कि आपका वेवलेंथ आपको दे रखा है लैम्डा, कोई बात नहीं, अब आपको क्या निकालना है, एंगल लगा दीजिए ब्रेक्स लॉ। क्या होता है ब्रेक्स लॉ, एन लैम्डा इक्वल टू 2DHKL इंटू साइन थीटा। एन आपको कुछ मेंशन कर रखा है नहीं, तो सर जी 1 ले लेंगे, जब कुछ ही नहीं बोल रखा तो 1 ले लेंगे, सिंपल सा। बोलेगा सेकंड ऑर्डर है, थर्ड ऑर्डर है, तो हम क्या करेंगे, 2 लिख देंगे, 3 लिख देंगे, जो भी बोलेगा। कुछ नहीं बोलेगा तो आपका क्या कर देंगे 1। लैम्डा कितना दे रखा है 1.54 इक्वल टू 2, और डी की जगह मैंने देखो यहाँ पर निकाल रखी है, पहले डी मैंने यहाँ निकाल रखा है, यहाँ से मैं इसकी वैल्यू रख दूंगा 3.57 अपॉन √3। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय, आज ये थोड़ा गड़बड़ कर रहा है लिखने में, मुझे नहीं पता क्या दिक्कत आ रही है, पर आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, साइन थीटा, तो आपके पास देखो सारी चीजें पता है, क्या यहाँ से आप थीटा निकाल लोगे, सिंपल क्वेश्चन है, थीटा निकाल लोगे, जो आपका आंसर आएगा, जो आपका वैल्यू निकल के आया कैलकुलेटर में, वही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। क्या क्वेश्चन समझ में आ गया कि किस किस तरीके से क्वेश्चन बन सकता है। लैम्डा निकालने को पूछ सकता है, कभी ए निकालने को पूछ सकता है, कभी डी निकालने को, या कभी थीटा निकालने को। ठीक है, हमेशा याद क्या रखना, मैं आपको दोबारा बता दूं, जो थीटा होता है वो आपका होता है प्लेन और इंसिडेंट जो आपकी एक्सरे होती है, ये याद रखना। क्यों बता रहे हैं सर जी, अब देखो कभी कभी आपको क्वेश्चन में कहाँ घुमा देगा, मैं आपको बता देता हूँ कि आपका ये प्लेन हुआ, ठीक है, ये आपका एक्सरे यहाँ पर आया, सॉरी ये थोड़ा ऐसे बन गया, यहाँ ले लीजिए एक्सरे। ठीक है, ये आपका एक्सरे आया, कभी कभी आपको वो ये एंगल दे देगा, इंसिडेंट एंगल दे देगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 90 माइनस करके एंगल निकालना पड़ेगा। ठीक है, 90 करके, 90 में से आपको एंगल माइनस करके निकालना पड़ेगा। अब यहाँ से मान लीजिए डिफ्रैक्ट हो गया बीम, इसे अगर मैं आगे बढ़ाऊँ तो ये, कभी कभी आपको क्या करेगा, ये एंगल दे देगा, ये एंगल क्या होता है, एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन। तो वो सारी पॉसिबिलिटी जो बन सकती हैं, वो जो मेरे माइंड में आ रही हैं, वो मैं आपको यही क्लियर कर दे रहा हूँ कि आप क्वेश्चन में कभी फंसो नहीं। जैसे डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं, कभी कभी आपको ये दे देगा, ठीक है, जब आपको ये दे देगा तो आपको निकालना पड़ेगा, कैसे निकालोगे, आपको ये दे दिया, या फिर आपको ये भी देगा साथ में थीटा या थीटा आर, ठीक है, आप ये वाला एंगल निकाल सकते हो, आप डायरेक्टली निकाल लोगे। ठीक है, आपको ये दे देगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, मान लीजिए उसने बोल दिया कि एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन, तो वो कैसे बोलेगा, एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन जो भी बोल दिया, मान लीजिए आपका 60 बोल दिया, जो भी बोल दिया, तो आप याद क्या रखना, आप हमेशा याद रखना, एक ये टर्म फॉर्मूला आप समझ लीजिए, आप एक्सप्रेशन समझ लीजिए, जो एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन होता है, पता नहीं आज से क्या दिक्कत हो गई है लिखने में, ठीक है, चल नहीं रहा, पता नहीं क्या हो गया, ठीक है, कोई बात नहीं। एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन जो होता है वो आपका होता है 2 टाइम्स ऑफ द ब्रेक्स एंगल। ठीक है, ब्रेक्स एंगल, तो आपको अगर एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन दे रखा होगा तो आप ब्रेक्स एंगल आप इजीली से निकाल पाओगे, कैसे कर दोगे, डेल्टा अपॉन 2, जो आपको एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन है उसका आप डिवाइड, यानी ये जो पूरा एंगल होता है ये 2 थीटा के बराबर होता है, ये कितना होता है, जो डेल्टा बराबर होता है वो 2 थीटा के बराबर, थीटा क्या होता है, एंगल विद ऑफ एक्सरे विद द प्लेन। ठीक है, तो आपका क्या होगा, एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन दे रखा होगा तो आप ब्रेक्स एंगल निकाल पाओगे। ठीक है, इससे ज्यादा मेरे हिसाब से कोई सिचुएशन नहीं आएगी। ठीक है, यहाँ तक आपके क्या हुआ है, सारे एग्जाम्पल जो केसेस बन सकते थे वो मैंने आपको क्लियर करा दिए। मेरे अकॉर्डिंग मुझे लगता है कि सभी स्टूडेंट को सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। अगर कोई डाउट रहता है तो आप पूछ लीजिएगा मेरे से, ठीक है, कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, सारी चीज़ें आपको एक एक करके स्टेप बाय स्टेप डेप्थ में आपको बताई गई हैं। ठीक है, दूसरी बात मैंने आपको ये बताया कि ये टॉपिक खुद में काफ़ी बड़ा है, मैंने काफ़ी कोशिश की इस टॉपिक को छोटा करने की, कि आपको केवल वही पढ़ाया है जो आपके सिलेबस से रिलेटेड है या आपको जो जानने की ज़रूरत है। ठीक है, काफ़ी टाइप के आपके डिफ्रैक्शन होते हैं, काफ़ी टाइप के आपके जो एक्सरे डिफ्रैक्शन की जो आपकी मशीन्स वगैरह होती हैं वो भी आपकी होती हैं। ब्रैक्स स्पेक्ट्रोमीटर होता है, एक्सरे डिफ्रैक्टोमीटर्स होते हैं, स्पेक्ट्रोमीटर्स अलग होते हैं, डिफ्रैक्टोमीटर्स अलग होते हैं। पाउडर के बेसिस पे हम क्या करते हैं, एक्सरे डिफ्रैक्शन करते हैं। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं इसके अंदर, उतनी डेप्थ में हमें नहीं जाना था। ठीक है, अगर किसी बच्चे के माइंड में आता है कि नहीं सर हमको सीखना है, पढ़ना है, तो मैंने आपको बुक्स पहले ही बता रखी हैं कि आप विलियम कैलिस्टर या वी राघवन वगैरह बुक्स चाहिए, उनको पढ़ सकते हैं। ठीक है, मेरे हिसाब से आपको उन्हें पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जितना आपको जानना चाहिए वो सारी चीज़ें मैंने आपको यहाँ पर क्लियर करा दी हैं। ठीक है, ये आप सभी स्टूडेंट के लिए होम असाइनमेंट है।
ठीक है। ये आप सभी स्टूडेंट को क्या करना है, जो भी मैंने अभी आपको लेक्चर बताया उसकी आपको एक तो समरी लिखनी है, ठीक है। आपको क्या लिखनी है, समरी लिखनी है। आपकी मैक्सिमम अपने वर्ड में लिखनी है, किसी भी स्टूडेंट की क्या होनी नहीं चाहिए, सेम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अपने वर्ड में लिखोगे तो सेम नहीं होगी, एक दूसरे की देख के लिखोगे तो सेम होगी। समरी मतलब ये कि आपने क्या सीखा, आपने क्या लर्न करा, आपने क्या नई चीज सीखी, क्या एक्सप्रेशन नए सीखे, क्या इंपॉर्टेंस सी, क्यों हम पढ़ रहे हैं, तो वो सारी चीजें आप समरी में लिखिए। अपने मैक्सिमम एक पेज ले सकते हो, जरूरी नहीं है कि आपका एक पेज से ऊपर चला गया तो गलत हो गया, नहीं। आप एक पेज ले सकते हो, 2 पेज ले सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप उसको समरी को अच्छे से लिखिए कि आपने क्या सीखा। दूसरा आपके लिए ये न्यूमेरिकल है जो कि आपको सॉल्व करके देना है, ठीक है। दूसरा आपका न्यूमेरिकल है, जो होम असाइनमेंट आप ट्राई कीजिए, इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करके देखिए। अगर आपको ये समझ में आ जाता है, इसको आप निकाल पाते हो, तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आपका आंसर नहीं आता तो भी आप कमेंट बॉक्स में मेरे को बताइएगा, मैं इसका सॉल्यूशन आपको नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा। तो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर है यहीं पर एंड होता है। नेक्स्ट लेक्चर जो मैं आपके लिए लेके आने वाला हूँ, जिसमें मैं आपको पढ़ाऊंगा इम्परफेक्शन और डिफेक्शन क्रिस्टल, कि हमारे मटेरियल के अंदर अगर कोई डिफेक्ट आ जाता है, कोई इम्परफेक्शन आ जाता है, तो उसकी प्रॉपर्टीज पर क्या असर पड़ेगा, क्या उसकी प्रॉपर्टीज अच्छी हो जाएंगी या उसकी प्रॉपर्टीज हमें खराब मिलेंगी, वो सारी बातें मैं करूंगा अगले नेक्स्ट लेक्चर में। इम्परफेक्शन भी अपने अपने आप में काफी बड़ा आपका क्या है टॉपिक है। हो सकता है कि ये एक लेक्चर में खत्म ना हो पाए, 2 से 3 लेक्चर आपके इम्परफेक्शन के ऊपर आ सकते हैं। काफी डिटेल में मैं आपको ये समझाने वाला हूँ, ठीक है। तो जब तक के लिए आपको क्या करना है बच्चों, जब तक के लिए आपको ये सारे लेक्चर्स देखने हैं। लेक्चर नंबर आपके 1 से लेके जो आज का लेक्चर नंबर 5 जो आपका हो गया, ये सारे लेक्चर्स देखिए, ठीक है। और आप सीखिए, जानिए, समझिए कि क्या है आपके इंजीनियरिंग मटेरियल्स, कैसे प्रॉपर्टीज आपकी उनकी वेरी करती हैं, किन किन चीज़ों पर डिपेंड करती हैं, कैसे प्रॉपर्टी आपकी निकाली जाती हैं। तो मैं स्टेप बाय स्टेप चलाता। लेक्चर 5 में आपको मैंने बताया कि प्रॉपर्टीज पे डिपेंड तो करती है, आपका मटेरियल प्रॉपर्टीज पे डिपेंड कर रहा है, लेकिन ये प्रॉपर्टीज हम पता कैसे करते हैं, कैसे हम ढूंढ के निकालते हैं, कैसे हम चीज़ों की मटेरियल्स की प्रॉपर्टीज, उनके क्रिस्टल स्ट्रक्चर के बारे में, इंटरप्लेनेट स्पेसिंग के बारे में कैसे पता करेंगे, वो मैंने आपको बता दिया। एक्सरे डिफ्रैक्शन टेक्निक मैंने आपको पूरी क्रिस्टल क्लियर करा दिया है, ठीक है। तो आज का लेक्चर बच्चों यहीं पर हमारा एंड होता है। थैंक यू स्टूडेंट। आपको क्या करना है, अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो तो आपको लाइक जरूर करना है, ठीक है। आपको लाइक करना है। दूसरा आपको क्या करना है, साथ में शेयर कर देना है। शेयर क्यों करना है, मैं आपको हर क्लास में बताता हूँ। शेयर इसलिए करना है क्योंकि हर आदमी को पता चले इंजीनियरिंग मटेरियल्स के बारे में, उनकी इंपोर्टेंस के बारे में, ठीक है। क्या होते हैं इंजीनियरिंग मटेरियल्स, ठीक है, कैसे कैसे प्रॉपर्टीज पता की जाती है, क्या क्या तरीके हैं, तो उनको भी नॉलेज हो, इसलिए आपको शेयर करना है, ठीक है। अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने और जो आपके कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, आपके बाकी कॉलेजेस में या आपके स्कूल्स में जो फ्रेंड्स हैं, उन सबको क्या करना है, आपको शेयर करना है, क्योंकि ये आपका सब्जेक्ट है जो कि हर किसी को पता होना चाहिए। साथ में आपको क्या करना है, कमेंट, कि आपको लेक्चर कैसा लगा, अच्छा लगा या खराब लगा, क्या आपने नया सीखा या कहाँ आपको डाउट आया, वो सारी चीज़ें आपको क्या करनी है, कमेंट में मुझे लिखकर बतानी है, ठीक है। और अगर आप नए हैं हमारे चैनल पर या इस चैनल पर, हमारे प्रोडी लर्नर्स की फैमिली में आप पहली बार आए हैं, तो आपको क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, जिससे कि क्या होगा, आप हमारी फैमिली के मेंबर बन जाएंगे। और मेंबर बन जाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, काफ़ी अच्छे अच्छे नॉलेजेबल लेक्चर्स आपको मिलेंगे, ठीक है। और साथ में सब्सक्राइब करने के बाद क्या करना है, बेल आइकन को तो आपको प्रेस कर देना है। क्यों करना है सर जी, ये बेल आइकन इसलिए प्रेस करना है कि अगला लेक्चर जब भी आपके पास आए, ठीक है, अगला लेक्चर जब भी आपके पास आए, तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए और आप सबसे पहले उस वीडियो को देखकर क्या कर पाए, नॉलेज ले पाए, ठीक है। कोई भी आपके आपसे कोई भी लेक्चर आपका मिस ना हो पाए, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सब्सक्राइब करना है और हमारी जो प्रोडिजी लर्नर्स की जो फैमिली है उसको क्या कराना है, ग्रो करना है। जो प्रोडिजी लर्नर्स की जो फैमिली है उसे क्या करना है, ग्रो कराना है, क्योंकि जब हमारी फैमिली ग्रो करेगी तो हमको भी अच्छा लगेगा और हम आपके लिए नई नई चीज़ें लेकर आते रहेंगे, नए नए टॉपिक्स, नई नई नॉलेजेबल वीडियोस हम आपके लिए लाते रहेंगे। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट। पढ़ते रहिए, चीज़ों को सीखते रहिए, ठीक है। और साथ में मज़े भी कीजिए, खेलिए भी, कूदिए भी, ठीक है, सारी चीज़ें कीजिए। और अपना क्या करिए, सारे लेक्चर 1 से लेकर 5 तक देखिए, सीखिए, इंजीनियरिंग मटेरियल्स को पढ़ते रहिए, ठीक है। ऑल द बेस्ट स्टूडेंट। आज का लेक्चर यही खत्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर आपके लिए मैं जल्दी लेकर आऊँगा, जिसमें मैं आपको बताऊँगा इम्परफेक्शंस, आपके क्रिस्टल के अंदर क्या क्या इम्परफेक्शंस होते हैं और उन इम्परफेक्शंस की वजह से मटेरियल्स की प्रॉपर्टीज कैसे चेंज हो जाएंगी, वो सारी बातें मैं करने वाला हूँ आपके साथ अगले लेक्चर में। तो तब तक के लिए थैंक यू, और आप इन लेक्चर्स को देखते रहिए। ऑल द बेस्ट स्टूडेंट।